और कोशिश करेंगे, आज लगता है लंबी भी थोड़ी हो जाती है, तो इसे अगर पूरा ही खत्म कर सके 511 तक, देन वी विल ट्राई। ओके, लेट्स स्टार्ट। और किसी को डाउट हो पिछले क्लास में तो प्लीज मैसेज मी इन द चैट बॉक्स। ओके, नाउ वी विल मूव टू चैप्टर 17, दैट इज चैप्टर 17, दैट इज ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध जो है। तो ये आपका 378 से स्टार्ट हो जाता है। तो 378 सबको पता है, थेफ्ट है, उसका एक्सटॉर्शन आएगा, उसका रॉबरी आएगा, उसका डकैती आएगा। ये चारों एक सीक्वेंस में चलते हैं, मोर ग्रेवियस ऑफेंस होते जाते हैं चोरी से आगे बढ़ते बढ़ते। यहां से क्वेश्चन पूछता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है इन चीजों से। लाइक के इटसेल्फ सेक्शन, किस सेक्शन में क्या है, कंटेंट सेक्शन का क्या है, एग्जाम्पल्स जितने भी हैं उसके, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आपको एक एक एग्जाम्पल पे ध्यान होगा। कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको बताता जाऊंगा। वी विल रीड दैट। ठीक है, 378 देखते हैं, थेफ्ट, चोरी। नॉर्मली 378 से कभी ये तो नहीं पूछता कि चोरी किस सेक्शन में डिफाइन है, तो ये तो शायद पता भी सबको होता है, कोई बहुत बड़ी चीज है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद इसके इंग्रेडिएंट जो है, जो इसका कंटेंट है, जो मेन बॉडी है, वहां से क्वेश्चन बनाता है। तो एक बार ये देख लेते हैं कहां से बनाता है। एक बार इसका सेक्शन पढ़ लेते हैं। सेक्शन कहता है कि हूएवर, कोई भी, इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो वेरी फर्स्ट थिंग क्या है 378 में जो इसका मेन इंग्रेडिएंट निकल कर आ रहा है, दैट इंटेंशन to take dishonestly। डिसऑनेस्टली एक तो मेन इंग्रेडिएंट जो सबसे ज्यादा निकल के आ रहा है कि आपकी इंटेंशन जो होनी चाहिए वो डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, बेईमानी का आशय होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जब आगे आप एग्जांपल्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन अगर नहीं और बाकी सारे इंग्रेडिएंट है भी अगर, तब भी वो एक्ट आपका चोरी नहीं बनाता है। सपोज करिए, जैसे इसमें एक एग्जांपल आपको मिलेगा, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कि आप एक लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, आपने मान लीजिए किसी का एक अम्ब्रेला, एक छाता टंगा हुआ वहां पे, आपका भी टंगा हुआ है। आप बाहर निकले, बारिश होती है, आपने सोचा कि चलो जी मेरा छाता लिया, निकल गए, और घर जाके पता लगा आपको कि ये मेरा छाता नहीं है, दूसरे का छाता है। और जिसका छाता आप ले आए उसने देखा, अरे मेरे तो छाता यहां से कोई ले गया है। उसने सीसीटीवी फुटेज देखी, उसने देखा कि ये ले गया था, उसने के खिलाफ एफआईआर करा दी। अब थिंग इज दैट कि वी हैव टू एग्जामिन दैट हिज इंटेंशन वाज डिसऑनेस्ट और नॉट। उसकी जो आशय था वो बेईमानी का था कि नहीं था। तो यहां पर उसका आशय बेईमानी का नहीं है, क्योंकि वो अपनी चीज समझ के, मतलब एक गुड फेथ में लेके चला गया, तो वहां पे चोरी नहीं बनेगी, ये 378 नहीं बनेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट क्या हो गया आपका, बेईमानी का आशय होना चाहिए। तो एक हमारे इंग्रेडिएंट हो गया जी, ओके। तो सेकंड वन क्या है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट। मूवेबल प्रॉपर्टी, चोरी के सेक्शन में, चोरी के अपराध में प्रॉपर्टी जो होगी वो मूवेबल ही होगी, कोई जंगम प्रॉपर्टी ही होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई भी चीज जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, वो प्रॉपर्टी ही चोरी का सब्जेक्ट मैटर हो सकती है, उसकी विषय वस्तु हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि whoever intending to take dishonestly and immovable property out of the possession of any person without that person's consent। मतलब कि आप किसी के विदाउट, जिस आदमी के पास है वो, उसकी विदाउट कंसेंट लेके जा रहे हैं। जिसके पोजेशन में है उसके पोजेशन से, उसके कब्जे से विदाउट कंसेंट लेके जा रहे हो, और
पोजेशन में आप हमेशा ध्यान रखना, दोनों तरीके के पोजेशन आते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी आता है, एक एक्चुअल पोजेशन भी आता है। एक होता है जैसे मान लीजिए कि आपकी मोटरसाइकिल रोड पे कहीं खड़ी हुई है, आप मार्केट में कहीं खड़ी करके आप चले गए सामान लेने, तो आपके एक्चुअल पोजेशन में तो नहीं है ना वो चीज, मतलब क्योंकि वो आपकी बाइक है, आप खड़ी करके गए हो, आप उसकी चाबी लॉक लगा कर गए हो, तो चाबी आपके पास है, दैट इज मीन्स उस पर कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है, एक्चुअल पोजेशन भले ही नहीं है। तो दोनों तरीके के पोजेशन आते हैं, ठीक है। तो एक तीसरा इसमें इंग्रेडिएंट आपको क्या हो गया, विदाउट कंसेंट होना चाहिए और किसी के पोजेशन से आप लेके जा रहे हो। तो फोर्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये भी एक पूछ देता है, मूव्स दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग। ये मूव्स आपने लेने के लिए जब उस चीज को जैसे मूव किया, जैसे ही उसे एक जगह से हटा के दूसरी जगह ले आने, जैसे उसे हिलाया, उसे उठाया, आपने चोरी का अपराध कर दिया, ठीक है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप चुरा के उसे घर ले गए, चुरा के वहां ले गए, कुछ नहीं। आपने जैसे ही कोई चीज उठा के हिलाई, जैसे उठाई वो चीज, चलिए चोरी का अपराध घटित हो गया। जैसे इसमें एक एग्जांपल आपको मिलेगा कि एक व्यक्ति दूसरे घर में है, तो वो क्या करता है, सोने की अंगूठी को उसे मिलती है तो उसे उसी के घर में ऐसी जगह छुपा देता है जहां पर उसे बिलीव होता है कि अभी ये लोग तो मेरी तलाशी ले सकते हैं, तो अभी तो मैं निकल जाऊंगा, और इसके घर में ऐसे छुपा दो जहां ये कभी ढूंढेंगे नहीं, तो कभी मैं बाद में आऊंगा 2-4 दिन बाद, तब यहां से ले जाऊंगा। तो ये भी मूव में आ गया, भले ही वो लेके तो नहीं गया अपने साथ, वो 4 दिन आएगा तब लेके जाएगा, मगर जैसे उसने उठाया वहां से, तो वो जैसे ही मूव किया तो वो चोरी के अपराध में शामिल हो गया, ठीक है ना। तो इसके जो 4-5 इंग्रेडिएंट थे वो क्या थे चोरी में से, पहली चीज उसका बेईमानी का आशय होना चाहिए, दूसरी चीज कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, थर्ड वन कि आउट ऑफ पोजेशन आप लेके जा रहे हो, विदाउट कंसेंट लेके जा रहे हो, बिना सहमति के लेके जा रहे हो, चौथी चीज मूव कर रहे हो आप उस प्रॉपर्टी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्रॉपर्टी को मूव कर रहे हो। तो एक तो 4 इंग्रेडिएंट ऐसे पूछ देता है कभी कभी कि इन इंग्रेडिएंट को अगर आपने समझ लिया है, मान लीजिए 4 इंग्रेडिएंट जो अगर आपने इसे समझ लिया कि चोरी में ये इंग्रेडिएंट आते हैं, इसके बाद वो कैसे भी घुमा के फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, अगर आपको इंग्रेडिएंट पता है तो आप कोई भी एग्जांपल, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो ये अपने आप में कोई एग्जांपल नए नहीं बनाते हैं, एग्जांपल भी यहीं से उठाते हैं वेयर एक्स से, बट सपोज कि अगर एग्जामिनर थोड़ा सा ट्रिकी बनना चाहता है और वो कुछ अपने आप कुछ नया एग्जांपल बनाएगा, तो मगर आपको अगर इसके इंग्रेडिएंट पता है तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से उसको सॉल्व कर लो। इंग्रेडिएंट क्या बहुत आसान है, एक तो बेईमानी का आशय बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, थर्ड वन क्या हो गया कि विदाउट कंसेंट उसके पोजीशन से लेके जा रहा है, फोर्थ वन क्या होगा, मूव कर रहा है, ठीक है जी। इसके बाद इसने उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो ये तो जो इसके इंग्रेडिएंट है उसी पे एक्सप्लेनेशन है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और यहाँ से नॉर्मली ऐसे मतलब कि ज्यादा पूछता नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। तो कह रहा है अगर कोई भी चीज है, मान लीजिए कि अगर अटैच है धरती में, जमीन में, और वो क्या बोलते हैं मूवेबल नहीं है, तो सही बात है, सब्जेक्ट तो हो नहीं सकती थेफ्ट का, क्योंकि हमें तो मूवेबल प्रॉपर्टी ही हमारे यहाँ चोरी हो सकती है। बट इट बिकम केपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज सीवियर्ड फ्रॉम द अर्थ। तो जैसे ही उसे आपने अर्थ से सीवियर किया, समझ लीजिए कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी, और मूवेबल हो गई तो वो क्या होगी, सब्जेक्ट मैटर बन जाएगी ऑफ थेफ्ट का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो सिंपल है, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। 2 कह रहा है, एक्सप्लेनेशन 2 जो कह रहा है इसका, अ मूविंग इफेक्ट बाय द सेम एक्ट which affect the severance may be theft। कह रहा है, हिंदी में कह रहा है हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक किया गया है, चोरी हो सकेगा। जैसे मान लो आपने पेड़ काटा, ठीक है ना, और काट के ट्रक में डाल रहे हो आप, तो हटाना मूविंग इफेक्ट बाय द सेम एक्ट, उसी एक्ट से कर रहे हो ना, आप काट काट के डालते जा रहे हो, तो समझ लीजिए कि वो क्या होगा, सीवरेज जैसे अलग किया तो वो थेफ्ट का एक पार्ट बन गया। तीसरा एक्सप्लेनेशन है, a person is said to cause a thing to move
by removing an obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving it. तो मान लीजिए कोई चीज किसी चीज के सहारे रुकी हुई है, ठीक है, आपने वो चीज हटाई है, आप कह रहे हो जी जो मैंने चीज हटाई है वो तो मैंने चोरी करने का मेरा कुछ है ही नहीं, मगर उसके सहारे जो चीज रुकी हुई थी, जो गिर पड़ी या चल पड़ी, तो वो जो है आपने मान लीजिए कि कोई जानवर बना हुआ, आपने क्या करा कि उसका वो खोल दिया, अब क्या हुआ, जानवर चल पड़ा, तो क्या हुआ, ये भी चोरी में आएगा। ये फोर्थ क्या कह रहा है, अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉज एनी एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल एंड मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोशन सो कॉज टू मूव दैट। सपोज लीजिए बुलक काट है, कोई वो है क्या बोलते हैं जो घोड़ा गाड़ी टाइप, तो उसमें मान लीजिए कुछ सामान रखा हुआ, आपको चोरी करना, आपने क्या किया कि उस घोड़े को आपने थोड़ा सा हाँकना शुरू किया, अब आप तो कर रहे हो तो एनिमल को हाँक रहा था, एनिमल के साथ साथ जो जो जुड़ा हुआ है उसके मूव करने की वजह से जो जो मूव हो रहा है वो सब उसमें आएगा। तो ये सब कुछ तो मूव की बात बता रहा था। इस एक्सप्लेनेशन से कभी ज्यादा क्वेश्चन पूछते मतलब एक्सप्लेनेशन पूछता ही नहीं है, जो पूछा 378 की मेन बॉडी से पूछता है, और इसका एक बार और देखना एक्सप्लेनेशन 5 क्या कर रहा है, द कंसेंट मेंशन्ड इन द डेफिनेशन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड मे बी गिवन ईदर बाय द पर्सन इन पोजेशन और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पस अथॉरिटी ईदर एक्सप्रेस। ये कहना चाह रहा है कि जो कंसेंट है जिसकी हम बात करें विदाउट कंसेंट की, वो एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों तरीके की हो सकती है। एक्सप्रेस इम्प्लाइड क्या, एक्सप्रेस है कि आपने डायरेक्ट कि भाई साहब मैं आपकी वो चीज ले लूं, उसने बोला ठीक है आप ले लो, ये तो एक्सप्रेस है। एक होता है मेरा भाई है, तो एक मतलब कि मान लो कि मुझे इम्प्लाइड करने से मेरा दोस्त है, साथ में रहता है, बगल वाले मकान उसमें बुक्स है, मेरे पे बुक्स रहती है, मैं भी पढ़ता वो भी पढ़ता है, तो हम गए उसके रूम से आके एक बुक ले पढ़ने के लिए, तो इन माई माइंड ये है कि उसकी इम्प्लाइड कंसेंट है, ठीक है तू मेरी बुक ले लियो, तू पढ़ लियो, मेरी इम्प्लाइड कंसेंट है कि तू मेरे यहाँ से कभी बुक ले लियो। तो इस तरीके की कंसेंट एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों तरीके की हो सकती है, ठीक है। तो ये तो होगी चोरी। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, करीब 10 से ज्यादा, और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसमें ZEGH और लास्ट में ये LNOP, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, लगभग इसमें ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है ना। अब देखो जैसे इसका D एग्जाम्पल है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये पूछते हैं कई बार पूछते हैं। कह रहा है जेड गोइंग ऑन अ जर्नी एंड ट्रस्ट हिज प्लेट टू ए, तो प्लेट है, जेड जा रहा था जर्नी पे, उसने क्या किया ए को दे दी कि भैया इसका ध्यान रखना। द कीपर ऑफ अ वेयर हाउस के कीपर को दे, अच्छा नहीं ई नहीं डी पढ़ रहे हैं, ए बीइंग जेड सर्वेंट, अच्छा डी पढ़ेंगे पहले। ए जेड का सर्वेंट है एंड इंटरेस्टेड बाय जेड विद द केयर ऑफ जेड प्लेट, और उसे अपने सर्वेंट को क्या कर रखा है, उसे प्लेट दे दी कि भैया इसको संभाल कर रखना। डिसऑनेस्टली रन्स अवे विद द प्लेट, और उसका जो वो है डिसऑनेस्टली भाग जाता है विदाउट जेड कंसेंट। ए हैज कमिटेड थेफ्ट, ये का ये यू पूछता है। कई बार क्या होता है, ये जो वर्ड इसमें यूज किया डी में, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड ये एंट्रस्ट, ये जो वर्ड इसमें यूज किया है एंट्रस्ट, इसका अगर आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ोगे, अभी हम आगे जाएंगे और हम पढ़ेंगे इसी प्रॉपर्टी में ही, जब हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पढ़ेंगे तो उसमें इंटरेस्टमेंट वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब जिसमें इंटरेस्ट करा तभी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। तो कई बार क्या होता है, जैसे हम देखते रहे तो इसने ना अपने उसको दी है, इंटरेस्ट करी है, तो ये तो, और इसमें आपको जब ऑप्शन देता है ये वाला एग्जांपल देके पूछ लेगा कि ये थेफ्ट है, ठीक है, आपका ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पूछ लेगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पूछ लेगा, या पूछ लेगा क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन बोल देगा एक एग्जांपल में, या कुछ भी लिख देगा, एक्सटॉर्शन वगैरह रख देगा, ठीक है। अब क्या थेफ्ट, अब जब जैसे आप वर्ड देखते हो ट्रस्ट, तो ट्रस्ट तोड़ रहा है, तो ज्यादातर बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, वो सीबीटी लगाते हैं, मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगा देते हैं। बल्कि एग्जाम्पल थेफ्ट का इसलिए है कि आप अगर इसमें देखोगे, जो इसमें आपका जेड जो है, जो ओनर है, वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में है, अभी उसने कोई बेल आउट नहीं किया, उसने क्या है, उसके कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है अभी उस प्लेट पर, वो उसका नौकर है, उसे दिया कि रखा रही हो, और नौकर मान लीजिए चीज लेके भाग गया, तो चोरी है, ना कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है।
और इसी का अगला जो दिया एग्जांपल जो इससे ही रिलेटेड है, इससे क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। ई एक बार देख लीजिए आप, ई एक बार देख लीजिए। जेड गोइंग ऑन अ जर्नी, जेड क्या है, जर्नी पे जा रहा है। एंट्रस्ट हिज प्लेट टू ए द कीपर ऑफ अ वेयर हाउस। अब क्या करना, प्लेट दे रहा है वेयर हाउस वाले कीपर को, तो भैया मैं तो जा रहा हूं, ठीक है, और इसे आप संभाल के रखना टिल जेड शेल रिटर्न, जब तक वो वापस नहीं आ जाता। ए कैरीज द प्लेट टू अ गोल्ड स्मिथ एंड सेल्स इट। ये क्या करता है, उसको बेच देता है। हियर द प्लेस वॉट नॉट इन जेड पोजेशन, जो चीज मैं आपको बोल रहा था कि जब नौकर के पास थी वो, तो वो उसके कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में थी। अभी वेयर हाउस कीपर के पास जो है, तो उसने क्या किया, अपने पोजेशन को अलग कर लिया उस चीज से, अब उसके पोजेशन में नहीं है। तो जो प्लेट थी वो उसके पोजेशन में नहीं थी जेड के, सो इट कुड नॉट देयरफॉर बी टेकन आउट ऑफ जेड पोजेशन। और हमारा तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट थेफ्ट का क्या था, थेफ्ट का सेंस विदाउट कंसेंट आप उसके पोजेशन से चीज ले रहे हो, और जब उसके पोजेशन में ही कोई चीज नहीं है तो उसे आप डिस्पोजेस कैसे करोगे, जब क्योंकि जो चीज कब्जे में ही नहीं है तो आप उसे बेकब्जा कैसे करोगे। और जिसका जब एसेंशियल जब आपके पास नहीं होगा, है ना, जब उसके पोजेशन में है ही नहीं, तो मैं उसको डिस्पोजेस कैसे करूंगा। जब मैं डिस्पोजेस ही नहीं कर पाऊंगा तो मेरा थेफ्ट का इंग्रेडिएंट पूरा नहीं होगा, इंग्रेडिएंट पूरा नहीं होगा तो थेफ्ट बनेगा भी नहीं। तो आई कह रहा इट कुड नॉट देयरफॉर बी टेकन आउट ऑफ जेड्स पोजेशन एंड ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट। इसलिए ए ने क्या किया, थेफ्ट नहीं किया। दो ही मे हैव कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहां इसने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। अब ये डी और ई जो है, दोनों ही एग्जांपल है, ई और डी, इनमें से कोई भी एक एग्जांपल रख देता है। तो यहां आपको अगर आपका एक तो आपके उसके थेफ्ट के इंग्रेडिएंट क्लियर है, दूसरा कि आपने समझा कि अच्छा वो जो नौकर के पास है वो उसके पोजेशन में ही है। भाई एक्चुअली तो नहीं है, मगर डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट तो है। तो आप हमेशा याद रखना, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। अब देखो इसका एफ देख लो आप, इसके तो लगभग सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। यहां से मतलब समझ लीजिए आप, एक क्वेश्चन तो आप मान लीजिए 100% आता है। एफ कह रहा है ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन द हाउस विच जेड ऑक्यूपाइज। ठीक है, ए को मिलती है एक रिंग जेड के घर में, उसकी टेबल पर जो जेड की है। फिर क्या कह रहा है, हियर द रिंग इज इन जेड पोजेशन। अब ये जेड के पोजेशन में, ऑब्वियसली बात है, टेबल पर रखी, टेबल उसके घर में, तो उसकी है। एंड इफ ए डिसऑनेस्टली रिमूव इट, अब अगर ए उसे डिसऑनेस्टली हटाता है, जेड कमिट थेफ्ट। और ये तो थेफ्ट क्रिएट कर रहा है। मगर इसका अगर आप जी देखोगे, अगर आप इसका जी देखोगे, देखो ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड, तो एक बिल्कुल हाईवे है, वहां पर एक रिंग पड़ी हुई है, ठीक है, नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। अब ये किसी के पोजेशन में नहीं है, तो इसको वही वाली बात आ जाएगी फिर दोबारा से, जो चीज पोजेशन में नहीं है हम उसे डिस्पोजेस कैसे करेंगे। रोड पे कोई चीज पड़ी है, हमने उठा ली। ए बाय टेकिंग इट कमिट्स नो थेफ्ट। अब क्योंकि उसके पोजेशन में है इसलिए उसने क्या नहीं किया, थेफ्ट नहीं किया। दो ही मे कमिट क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, हो सकता है कि उसने क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन किया हो, और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन के क्या क्या इंग्रेडिएंट है। और जो थेफ्ट तो नहीं गया, तो क्लियर है इससे, क्योंकि जो चीज किसी के पोजेशन में उसे डिस्पोजेस नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये बात हो गई। एक एग्जांपल ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जी वाला। इसका बाद इसका एच देख लीजिए आप एक बार, कि ए सीज अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड लाइंग ऑन अ टेबल इन जेड हाउस। देखा भाई जेड के घर में उसके टेबल पे क्या है, वो रिंग रखी हुई है। नॉट वेंचरिंग टू मिस अप्रोप्रिएट द रिंग इमीडिएटली फॉर फियर ऑफ सर्च एंड डिटेक्शन। जो मैंने आपको एग्जांपल में आपको बता रहा था, जैसे तब तो ये लग रहा है कि अच्छा अभी तो चेक वेक कर लेंगे, तो काम करता हूँ इसे इन्हीं के घर में ऐसी जगह छुपा देता हूँ जहां ये लोग पकड़ ढूंढ ना पाए, बाद में होगा तब ले जाऊंगा। जो मैं आपको मूव का बता रहा था, ये मूव के इंग्रेडिएंट का एग्जांपल है। यहां पर अगर आपने उसको जैसे ही उसे उठाया, तो समझ लीजिए आपने चोरी कर दी। यहाँ पे लास्ट लाइन देखेंगे आप, हेयर ए एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मूविंग द रिंग कमिट्स थेफ्ट। तो जैसे ही उसे उठाया, क्या बोलते हैं उसको, रिंग को, उसने चोरी कर दी। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद आप देखो इसका आई और जे भी देख लो, ये भी कभी कभी पूछता है। इसका एक एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, और सारे एग्जांपल
आप ढंग से जरूर पढ़िएगा। एक एक एग्जाम्पल, यू के यू एग्जाम्पल पूछेगा एग्जामिनर आपसे, बिल्कुल यू के यू रख देगा, पूछेगा अच्छे से बताओ क्या होगा। देखो आई देखो, ए डिलीवर्स हिज वॉच टू जेड, ए ने वॉच दी एक ज्वेलर को, मेरे से ठीक भी कर देना, उसने कहा ठीक है भैया। जेड कैरीज इट टू हिज शॉप, जेड उसे लेके अपनी दुकान पे। ए नॉट owing to the jeweler any debt for which the jeweler might lawfully detain the watch as security, enters the shop openly, takes his watch by force out of Jed hand. A, though he may have committed criminal trespass and assault, he may not committed theft. अब तो कहना क्या चाह रहा है, क्या चाह रहा है कि इसने क्या करा, एक ज्वेलर को बोला कि भैया मेरी घड़ी बड़ी है, इसे आप मेरी घड़ी है, इसे आप ठीक कर देना। उसने ठीक भी कर दी। ये इस पे कोई उधार भी बाकी नहीं है ज्वेलर का, मतलब कि ये घड़ी उसकी रख सके एज सिक्योरिटी। जो पैसा ठीक होने का था 100 200 500 रुपए वो उसे दे दिए, तब भी अगर चीज नहीं, ये जबरदस्ती घुसा, 2 थप्पड़ मारे उसे और घड़ी लेके अपने आ गया। सवाल ये है कि कैसे चोरी करेगी घड़ी। अब देखो उसके पोजेशन में चीज है ना, विदाउट कंसेंट डिस्पोज कर रहा है, ठीक है जी कर रहा है, और मूव भी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। मगर क्या है, क्योंकि चीज ये उसकी है और ये कुछ ओ नहीं करता उसको, कुछ उधारी इसके ऊपर बकाया नहीं है, तो क्या है, ये इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है इसकी। यहां जो इंग्रेडिएंट लैक करेगा वो क्या करेगा, इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है, और जब इंटेंशन डिसऑनेस्ट है नहीं तो ये चोरी बनेगा नहीं, समझ लो। और वहीं इसके नीचे जो जे एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल है, और उसमें ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए उसे ठीक करने के लिए दी, और मान लीजिए उसका भाई बकाया बना 500 रुपये से ठीक करी। अब ये क्या भाई साहब मेरी घड़ी दो, उसने कहा भाई साहब पहले 500 रुपये ले आना तब घड़ी ले जाना। ये अगले दिन गया, 2 थप्पड़ मारे, घड़ी छीन के भाग आया। ये चोरी बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी वो सारे तो है ही इंग्रेडिएंट, कौन सा आउट ऑफ पोजेशन कर रहा है, विदाउट कंसेंट कर रहा है, मूव कर रहा है, मगर यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाती है कि इसकी जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट है, इसलिए ये चोरी बन जाएगी। अगर बकाया है तो चोरी है, बकाया नहीं है चोरी नहीं है। जो आपको इन दोनों एग्जांपल में डिफरेंशिएट कर रहा हूं यही है कि बकाया है तो चोरी है, बकाया नहीं है तो चोरी नहीं है। सिंपल ये याद रखिएगा, इतने से ये मार्क हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखो एग्जाम्पल एन, देखो आप एन और ओ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दोनों ही एन और ओ एक जैसे हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें क्या है। देखो एन कह रहा है ए आस्क चैरिटी फ्रॉम जेड वाइफ, तो ए जो है जेड की वाइफ से बोला भैया कुछ हमें दान दे दो, चैरिटी वैरिटी, ठीक है। सी गिव्स ए मनी, तो वो क्या करती है वाइफ, सी को कुछ मान लीजिए 200 रुपए दे देती है, लो जी बाबा खुश रहो, फूड क्लोथ्स सब कुछ देती है जो मन करता है। विच ए नोज टू बिलोंग टू जेड हस्बैंड, बिलोंग टू जेड हर हस्बैंड, तो ए को ये पता है कि ये जो वाइफ मुझे दे रही है, कपड़े उपड़े दे रही है, खाना वाना दे रही है, पैसे वैसे दे रही है, तो वो इसका थोड़ी ना, वो तो एक्चुअल में है जेड का, ये तो जेड की वाइफ है, घर में रह रही है तो उसने सामान दे दिया, ठीक है ना। चलो जी, इसको पता है। हियर यहां पर इट इज प्रोबेबल दैट ए मे कंसीव दैट जेड्स वाइफ इज ऑथराइज टू गिव अवे आर्म, मतलब कह रहा है कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि ए को लगे कि भाई जेड की वाइफ है, घर में रह रही है, उसके पुराने कपड़े, खाना, कुछ पैसे, इतना तो इसको अथॉरिटी होगी देने की, ये दे सकती है, इतना इसको राइट है, उसके दिमाग में चीज है। इफ दिस वॉज एस इंप्रेशन, अगर ऐसा ये सोच रहा था तो क्या होगा, ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट। यहाँ पर देखो मेन चीज जो है वो क्या है कि ए की इंटेंशन जो है वो डिसऑनेस्ट नहीं है, उसका इंप्रेशन जो है वो बड़ा ही ऑनेस्ट है कि भाई ये जेड की वाइफ है और इसको इतना अधिकार होगा, इस इंप्रेशन में तो उसकी इंटेंशन रही है। अब इसका आप अगर ओ देखो और वहां पे आपको समझ में आएगा खेल क्या है। ए इज द पैरामोर ऑफ जेड्स वाइफ, ठीक है ना, तो मतलब कि उसकी मान लीजिए आप एक तरीके से इलीगल सेकंड वाइफ, इलीगल सेकंड वाइफ मान लो आप उसे, ठीक है ना। ए इज द पैरामोर ऑफ जेड्स वाइफ, ए कौन है, ए उसका मतलब आप
जैसे आप बोल लो कि समझ गए ना आप, उस जेड की जो वाइफ है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ए जो है वो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है ए के साथ, जेड की वाइफ का, ठीक है। सी गिव्स अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, अब क्या कर रही है जेड की जो वाइफ है ये ए को क्या कर रही है, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी दे रही है, मतलब जैसे कुछ कोई भी सामान घर में मेन महंगा महंगा कुछ सोने वोने का कुछ दे दिया, हार वार दे दिया, घड़ी वड़ी दे दी, विच ए नोज टू बिलोंग टू हर हस्बैंड जेड, जो ए को ये बात पता है कि ये जो मुझे सामान दे रही है मेरी गर्लफ्रेंड टाइप, ये है तो सामान जेड का, एंड टू बी सच प्रॉपर्टी एस सी एस नो अथॉरिटी फ्रॉम जेड टू, और उसे ये भी पता है कि जेड ने इसको अथॉरिटी नहीं दी है कि भाई उठा के ये सारा सामान जो जेड का है वो उठा के अपने बॉयफ्रेंड को दे देना, ये अथॉरिटी नहीं है। इफ ए टेक्स द प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली ही कमिट्स थेफ्ट, तो ए यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पे क्या आ गया, डिसऑनेस्ट आ गया ना, कि ए टेक्स डिसऑनेस्टली, ये आ गया यहाँ पर डिसऑनेस्टली, तो ए ने क्या किया, डिसऑनेस्टली है तो उसने क्या किया, थेफ्ट किया। अब देखो यहाँ पे दो एग्जांपल में आप जो अपना, एक तो वाइफ जो वर्ड यूज हो रहा है जेड की वाइफ से ये मांग रहा है, और दूसरे में जिसमें एक्चुअल में थेफ्ट हो रहा है वो है पैरामोर, ठीक है ना। ये अगर आपने देखो ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला उसका बॉयफ्रेंड, ये अगर है तो मान लीजिए चोरी हो जाएगी, और ऐसा नहीं है तो चोरी नहीं होगी। अगर आप इतना भी याद रखोगे तो वहां पे हिट कर दोगे। आपको बहुत कुछ याद करने की जरूरत है, एक तो आपको मान लो 378 के इंग्रेडिएंट पढ़ा तो आप कहीं भी हिट कर दोगे, मगर ये एग्जाम्पल कुछ ऐसे थे जैसे पैरामोर वाला है, या फिर मान लो जो एन वाला था इसमें वो वाइफ थी, तो इसमें अगर आपको लगे कि अरे यार इसमें सामान तो दे रही है तो ये वो क्या होगा इसमें, तो वो आप क्लियर हो गया। अब आपने एग्जाम्पल पढ़ लिया तो वो देगा यूं के यूं उठा के, और आपने जैसे देखा अच्छा पैरामोर है तो मतलब इंटेंशन डिसऑनेस्ट है, थेफ्ट हो गया जी, ठीक है ना। डिसऑनेस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी इंटेंशन बहुत देखनी है आपको। इसका पी भी देख लो, इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंग टू जेड टू बी एज ओन प्रॉपर्टी टेक्स दैट प्रॉपर्टी आउट ऑफ, जो मैंने आपको अम्ब्रेला वाला एग्जांपल दिया था, उसे लग रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है तो उसे जेड के पोजेशन से वो प्रॉपर्टी ली, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि उसकी है, तो उसे डिसऑनेस्टली रही ना, इसलिए उसे थेफ्ट नहीं किया। इंग्रेडिएंट वही रहेंगे, उन पर अगर खरी उतर रही है कोई बात तो चोरी है, अगर उसमें एक भी इंग्रेडिएंट लैक कर रहा है, एक भी इंग्रेडिएंट कम रह गया तो वो चोरी का ऑफेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ता है, इसकी पनिशमेंट जो दी है तो वो तो ठीक है, 379 में दी है, इसमें तो कुछ पढ़ने लायक है भी नहीं। 379 में 3 ईयर चोरी करी, 3 ईयर, और एक्सटॉर्शन जब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें भी कितनी है, 3 ईयर। तो चोरी और एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्सटॉर्शन को हिंदी में बोलते हैं उद्यापन, उद्दापन, तो उद्दापन भी 3 साल है। इसके बाद आ जाते हैं थेफ्ट में ही कनेक्टेड सेक्शन, और ये कभी पूछ भी देता है, जैसे 380 है, 380 है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। अभी तो इन्होंने सिंपल थेफ्ट बताया, थेफ्ट है क्या, और थेफ्ट करोगे तो पनिशमेंट है। थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, ड्वेलिंग हाउस जिसमें रह रहे हैं ऐसे घरों में अगर आप चोरी करते हो तो क्या होता है, देखो whoever commits theft in any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of property, तो ऑब्वियसली बात है कोई बिल्डिंग है, कोई भी मान लीजिए टेंट वगैरह कुछ भी है, ऐसी कोई जगह जहां लोग रहते हैं, सिंपल सी बात है, या प्रॉपर्टी को रखते हैं, वहां गोडाउन वगैरह है, ऐसा कुछ है प्रॉपर्टी रखते हैं, अगर ऐसी जगह आपने चोरी करी तो वही सजा आपकी जो 3 साल 379 में आप लेके जा रहे थे वही यहाँ पे हो गई 7 ईयर, है ना। घर में घुस के चोरी करना, तो गोदाम में जाके चोरी करना, तो वो हो जाती 7 साल। और इसी का 381, ये बिल्कुल ऐसे पूछा था, कभी ड्वेलिंग हाउस के पूछ लेगा आपसे किसमें, तो आप होता 380 में, और ये सर्वेंट वाला 381 पूछ लेता है कि किसमें क्लर्क सर्वेंट ने किया तो किसमें जाएगा, तो 381 में जाएगा। देखो 381, whoever being a clerk or servant or being employed in the capacity of a clerk or servant commit theft in respect of any property in possession of his master employer, तो उसको भी 7 साल की सजा, वही 3 साल से बढ़ के यहाँ पर 7 साल। तो यहाँ इनका मकसद क्या है कि भाई एक तो आप क्लर्क के सर्वेंट थे, वैसे ही आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है और आपने वहीं पर एज अ क्लर्क सर्वेंट ही कर दी चोरी, तो आपको 7 साल हो जाएगी। 378 में डेफिनेशन, 379 में पनिशमेंट, 380 में ड्वेलिंग हाउस में करी तो पनिशमेंट, 381 में अगर आप
नौकर हो तो आपने अगर चोरी वोरी कर ली तो पनिशमेंट, ठीक है ना। और क्या 382 कहता है भैया ये सब करते हुए अगर आपने प्रिपरेशन करके करी थी कि अगर कोई बात होगी तो देख लेंगे, किसी को जान से मारना पड़ा मार देंगे, ऐसे आपने प्रिपरेशन दी तो 382 में आप चले जाओ, अगर वो देख लेते एक बार। Whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restrain or fear of death, hurt or restrain, मतलब कि आपने डेथ की प्रिपरेशन कर ली, कोई अगर रोकेगा, मतलब आप मान लो सोचो कि आप चक्कू लेके जा रहे हो चोरी करने, तो आपको पता है ना अगर कोई मतलब मान लो मुझे कहीं कल जरूरत पड़ेगी, किसी ने रोका, किसी ने पकड़ा तो मैं हर्ट कर दूंगा, है ना, डेथ कर दूंगा, रिस्ट्रेन मतलब उसे वो कर दूंगा, रिस्ट्रेन रोक दूंगा एक उसमें, या उसका फियर दूंगा उसका। तो किसी आदमी को और उस थेफ्ट करते हुए या फिर थेफ्ट करके भागने के चक्कर में अगर ऐसा कभी स्थिति है तो ये सब करूंगा तो उसकी सजा आपकी 382 ज्यादा ग्रेव हो गया ना थोड़ा सा, 10 साल। सिंपल चोरी 3 साल गई, ड्वेलिंग हाउस में सर्वेंट ने करी तो 7-7 साल के लिए गया, 382 में आपने प्रिपरेशन करके करा तो आप 10 साल के लिए गए, ठीक है, चोरी खत्म हो जाता है जी आपका। इसके बाद आता है आपका एक्सटॉर्शन। थ्री 383 एक्सटॉर्शन। अब इसके भी इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे थेफ्ट के 378 के इंग्रेडिएंट इंपॉर्टेंट हो जाते थे, ठीक है। वहां पर क्या था, डिसऑनेस्टली था, वहां पर क्या था, मूव कर रहे थे आप प्रॉपर्टी को, विदाउट कंसेंट कर रहे थे, वहां पोजेशन से ले जाते। एक्सटॉर्शन में भी देख लेते क्या क्या इंग्रेडिएंट आते हैं। कह रहा है whoever intentionally put any person in fear of any injury, तो पहली बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि आप क्या कर रहे हो, फियर ऑफ इंजरी दे रहे हो, फियर ऑफ इंजरी, है ना। सबसे पहली चीज आ गई कि फियर ऑफ इंजरी, आपने एक इंग्रेडिएंट है कि आपने उसकी क्षति करने का भय दे रहे हो किसी व्यक्ति को कि मैं आपको क्षति कर दूंगा, टू दैट पर्सन और टू एनी अदर। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि क्षति देने का जो फियर दे रहे हो, किसे दे रहे हो, या तो उस व्यक्ति को जिसे दे रहे हो, पर्सन को दे रहे हो, या फिर एक और टू एनी अदर, या फिर किसी और को दे रहे हो। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ए ने बी को दिया फियर कि तुम्हें गोली मार दूंगा, या फिर बोला कि ये सी खड़ा है इसको गोली मार दूंगा और तुमने ये नहीं करा, तो या तो उसको दे रहे हो या किसी और को दे रहे हो, ठीक है जी, टू एनी अदर एंड देयर बाय, और ये फियर देके, इस फियर को जो आपने इंजरी का फियर अभी दिया था उसके द्वारा फियर देकर डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हो। डिसऑनेस्टली उसको क्या कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो आप उसको, ठीक है ना। आपने इंड्यूस कर लिया, द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यू। अब इंड्यूस करके आप क्या कर रहे हो, ये आपका क्या आ गया, तीसरा था ये इंग्रेडिएंट। आपने फियर पहले किसी व्यक्ति को या किसी और व्यक्ति को फियर में डाला, फिर उसे क्या किया आपने, इंड्यूस किया, उत्प्रेरित किया कि वो क्या करे, उत्प्रेरित किस काम के लिए किया, टू डिलीवर, मतलब सामान डिलीवर कर दे, और टू डिलीवर में क्या कर दे, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो डिलीवर कर दे, क्या कर दे, डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, कोई सी भी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, है ना। कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को वो डिलीवर कर दे, और एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट्स एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन का देखो मेन क्या फंडा क्या है, एक्सटॉर्शन का मतलब है कि आपने किसी व्यक्ति को फियर में डाला इंजरी के, तो किसी व्यक्ति को डाला, या टू एनी अदर, और टू एनी अदर किसी और को, उसे डाला उस व्यक्ति को या किसी और व्यक्ति को डाला, और उसके द्वारा फियर में डालने के द्वारा डिसऑनेस्टली उसे इंड्यूस किया
कि आप एक काम करो, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या फिर कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दो, ठीक है ना, किसी व्यक्ति को, टू एनी पर्सन डिलीवर। ये नहीं कि उसे बोला कि डिलीवर मुझी को कर दो आप, मैंने फेयर में डाल दो जो नहीं, मुझको डिलीवर करना है। मैंने बोला उसे फेयर में डाल के उस एक सी है उसको दे देना ये प्रॉपर्टी, है ना, वरना तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो उस तरीके से एक्सटॉर्शन है। और क्या कह रहा है, और एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इन वैल्यूएबल। हो सकता है कि चेक साइन करा ले, अब चेक को जैसे ही साइन करवा लेगा तो कन्वर्टेड हो सकता है ना, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, पैसा बैंक से निकाल सकता है। कोई मान लीजिए उधर का कोई प्रोमिसरी नोट साइन करा ले, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से ऐसा कोई कागज अगर मान लीजिए कोई भी चीज ऐसे साइन करा लेता है जिससे वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको इसमें क्या पकड़ना है, फियर देख के चलो आप, है ना। फियर किस चीज का, इंजरी का फियर है, ये पकड़ के चलो। इंजरी का फियर दे किसे रहा है, या तो उस व्यक्ति को दे रहा है, किसी और व्यक्ति को दे रहा है, और उसे दे के उसे क्या कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है, बेईमानी से उत्प्रेरित कर रहा है। बेईमानी से उत्प्रेरित करके उससे कह रहा है कि भैया आप डिलीवर कर दो, या तो प्रॉपर्टी कर दो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कर दो, या तो मुझे कर दो, किसी और व्यक्ति को। समझ में आ रहा है। ये सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि ए ने बी को कॉल मिलाया कि अगर शाम को 4 बजे तक तुमने 5 लाख रुपए फलानी जगह पर नहीं पहुंचाए तो तुम्हारा बेटा जो अभी स्कूल में है उसे मार दिया जाएगा, है ना। ये क्या है, ये एक्सटॉर्शन है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट फॉलो कर देंगे। आपने फियर दिया, इंजरी का फियर दिया कि बेटे के लिए दिया, डिसऑनेस्टी इंड्यूस किया कुछ डिलीवर करने के लिए, पेमेंट से किया, फिर क्या है, प्रॉपर्टी को डिलीवर करने के लिए कहा, एक्सटॉर्शन बन गया, हो गया काम खत्म। 383। इसके एग्जांपल आप देख लो, सारे वही है। देखो इसका ए ही देख लो आप। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डेफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी। वो कह रहा है कि भैया आपके खिलाफ ना ऐसा एक लाइबल पब्लिश कर दूंगा, उसमें लिख दूंगा तुम ये करा वो करा, डिफेम हो जाओगे तुम जब तक तुम मुझे पैसा नहीं दोगे। तो वो इंड्यूस कर रहा है ना कि पैसा देने के लिए ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। बहुत सिंपल सी बात है। बी देख लो, ए थ्रेटन्स जेड दैट ही विल कीप जेड्स चाइल्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। मैं आपके बच्चों को हमेशा अपने पास रखूंगा जब तक कि तुम मुझे प्रोमिसरी नोट साइन करके नहीं देते, है ना। तो ये भी आपका एक्सटॉर्शन होता है, ठीक है। ए थ्रेटन टू सेंड क्लबमैन टू प्लॉन्ग अप जेट्स फील्ड, मतलब वो कर देगा, उसको बर्बाद कर देगा, है ना, खेत वेत को, अनलेस के जेड ना उसको डिलीवर टू बी अ बॉन्ड बाइंडिंग जेड अंडर पेनल्टी टू डिलीवर सर्टेन प्रोड्यूस टू बी। तो अगर जब तक तुम ये चीज भी नहीं दोगे जो भी बोल रहा है खेत में से, मतलब सबको बर्बाद कर दूंगा, तो जेड उसको क्या करता है, इंड्यूस करता है कि उसे बॉन्ड को साइन करके दे दे। तो क्या एक्सटॉर्शन किया है। तो बहुत सिंपल है। एक्सटॉर्शन में तो आपको फियर पकड़ के चलना है, इंजरी पकड़ के चलना है, डिलीवरी पकड़ के चलना है। डिलीवरी में एक चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है, देखो जो थेफ्ट था वहां पर बहुत स्पेसिफिक मूवेबल की बात हो रही थी। एक्सटॉर्शन में जो आपको चीज पकड़नी है, एक्सटॉर्शन में एनी प्रॉपर्टी की बात, तो यहाँ पे मूवेबल की बात नहीं हो रही है, एनी प्रॉपर्टी। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। 384 में इसकी पनिशमेंट अगर आप देख लोगे तो मैंने आपको पहले बता दिया, एक्सटॉर्शन में भी 3 ईयर है, थेफ्ट एक्सटॉर्शन सेम है। अब एक्सटॉर्शन का अलग अलग वो बढ़ता है जो आगे जाके आपका 389 तक है कि ऐसा एक्सटॉर्शन है तो ये होगा, वैसा एक्सटॉर्शन है तो वो होगा। जैसे मान लो एक सेक्शन हम देख लेते हैं, जैसे कई बार इसमें से ना ये पूछ लेता है 386 सॉरी 386 387 देख लो आप एक बार। ये कह रहा है कि एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रेवियस हर्ट, है ना। एक्सटॉर्शन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसे इस बात का फियर देके कि मैं आपकी डेथ कर दूंगा, ग्रेवियस हर्ट कर दूंगा। और ऐसा अगर आपने एक्सटॉर्शन डेथ और ग्रेवियस हर्ट का अगर आपने धमकी दी थी, उसको डराया था, तो आप 10 साल के लिए जाओगे। 386 आपको यही याद रखना है, 386 में ऐसे ही पूछेगा वो, ठीक है। और 387 में जो पूछता है, इसमें क्या कह रहा है कि पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन।
मतलब कि जो 386 में क्या कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर पा रहा है ना। 387 में एक्सटॉर्शन कर नहीं पा रहा है वो। इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन वो फियर दे रहा है कि ग्रेवेसेड डेथ कर दूंगा तो 7 साल। 386 387 में ही फर्क है। 86 में एक्सटॉर्शन हो रहा है, हो गया है मतलब, और उसने जो फियर था वो जो दिया था वो डेथ और ग्रेवेसेड का दिया था। 87 में भी डेथ और ग्रेवेसेड का ही फियर दे रहा है, मगर इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन मींस कि एक्सटॉर्शन हुआ नहीं है, एक्सटॉर्शन करने के लिए, तो ये 7 साल। तो कई बार ना जो क्वेश्चन पूछ रहा है इन ऑर्डर टू पे याद रखना, जो करने के लिए है वो बाद में आ रहा है 387 में, और जो हो गया है वो पहले आ रहा है। नॉर्मली वैसे सीक्वेंस देखा जाए तो करने के लिए पहले आना चाहिए था, करने के लिए अगर दिया है तो 386 होता, ऐसा होता, मगर ऐसा है नहीं, उल्टा है। यहाँ पहले हो रहा है उसके बाद फिर वो करने के लिए कर रहा है। तो ये दो सेक्शन कई बार ऐसे ना इन ऑर्डर टू करके पूछ लेगा मार्जिनल हेडिंग से ही, तो आप 386 387 जरूर ध्यान रखना। इसके बाद 388 नवासी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद 390 में रॉबरी है, तो रॉबरी में तो आपसे यही पूछता ज्यादातर क्या रॉबरी है, तो रॉबरी में तो आपको पता ही है क्या आता है, दो चीजें रॉबरी में, दो चीजें आती है। एक तो आती है थेफ्ट हो गया तो उसके अंदर रॉबरी बनाने के लिए, या क्या होगी, एक्सटॉर्शन होगी। इन दो के अलावा तो कुछ भी रॉबरी क्रिएट नहीं करेगी। ये दो चीजें रॉबरी बनाएंगे, तो हर रॉबरी में या तो थेफ्ट होती है, एक्सटॉर्शन होती है। पहले मतलब कि इसका मतलब ये है कि किसी भी अपराध को रॉबरी बनाने के लिए पहले या तो उसमें थेफ्ट के सारे इंग्रेडिएंट पूरे हो रहे होंगे या एक्सटॉर्शन के हो रहे होंगे, तभी वो आगे बढ़ के रॉबरी बनाएंगे। जैसे थेफ्ट के मान लीजिए 4 के चारों पूरे हो रहे हैं, और मान लो कि 2 एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट जो रॉबरी के वो भी पूरे हो गए, तो वो थेफ्ट क्या होगी, रॉबरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया। तो हर रॉबरी में क्या है, या तो थेफ्ट है या रॉबरी है, सॉरी थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है। देखो रॉबरी क्या कह रहा है, इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। सिंपल सी बात है, पहले उसने बता दिया कि हर रॉबरी में थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में से एक चीज तो होती है। अब देखो कब थेफ्ट रॉबरी होती है, कब एक्सटॉर्शन रॉबरी होती है। पहले तो सारे आप मान लो कि थेफ्ट के इंग्रेडिएंट सारे याद रख लो। वो क्या क्या है जी, कि डिसऑनेस्ट है, उसके बाद क्या है, आउट ऑफ पोजेशन कर रहा है, उसके बाद क्या है जी, मूवेबल प्रॉपर्टी है, विदाउट कंसेंट है, और उसको मूव कर रहा है इन ऑर्डर टू टेक इट, तो ये तो थेफ्ट हो गया। उसके आगे कौन कौन से इंग्रेडिएंट है थेफ्ट को रॉबरी बना देंगे, तो देखते हैं। थेफ्ट इज रॉबरी, चोरी लूट है, अगर इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग थेफ्ट और इन कैरी अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय थेफ्ट। ये कह रहा है कि चोरी करने के लिए, या चोरी करते हुए, या फिर चोरी करने के बाद सामान को लेके जाते हुए, या फिर चोरी करने के बाद सामान को लेके जाने का प्रयत्न करते हुए। 4 चीजें बोल दी ना इसने, या तो चोरी करने के लिए, दूसरा या तो चोरी करते हुए एट प्रेजेंट, तीसरा कि चोरी करके सामान को ले जाते हुए, और चौथा कि चोरी करके सामान को ले जाने का प्रयत्न करते हुए। द ऑफेंडर, जो आरोपी है, जो मतलब जिसने ऑफेंडर जो है, फॉर दैट एंड, उस काम को करने के लिए, वॉलेंटरली कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज 20% डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। तो वो क्या कर रहा है, अगर थेफ्ट से आपको रॉबरी में जाना है तो आपको क्या करना है कि या तो वॉलेंटरी मतलब अपनी स्वेच्छा से, कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज, तो या तो किसी की आप डेथ कर दो, सब करते हुए जो मैंने 4 चीज बताई थी, है ना, या हर्ट कर दो, या फिर क्या करो, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दो, है ना, डेथ कर दो, हर्ट कर दो, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दो, या फिर इन तीनों का इंस्टेंट फियर हो जाए। जो फियर है वो इंस्टेंट हो, मतलब कि आपको ये फियर हो जाए कि ये मेरे को अभी कभी मार देगा या मुझे हर्ट कर देगा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर देगा,
तो फिर आप समझ लीजिए वो जो थेफ्ट था वो रॉबरी में फॉल कर जाएगा और ये ऑफेंस रॉबरी बन जाएगा 390। मान लीजिए एक ऐसे एग्जांपल में डालकर देखते हैं। एक चोर घर में घुसा चोरी करने के लिए, उसने चोरी का माल चुरा लिया। अब मालिक की आंख खुल गई। अब जैसे ही आंख खुली तो मालिक चिल्लाया। एकदम से चोर ने क्या किया, बंदूक निकाली, मालिक पर तान दी, अगर आवाज निकाली तो गोली मार दूंगा। तो ये क्या है, ये रॉबरी। कैसे? अब इसमें एक तो थेफ्ट के सारे इंग्रेडिएंट तो आपने देख ही लिए होंगे, पोजेशन से हटाना, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूव, फलाने का, वो तो सब है ही। रॉबरी के लिए उसने क्या करा कि चोरी करते हुए, है ना, अगर देखा तो इन कमिटिंग थेफ्ट इस वाली में आ गया ये 4 में से। इन कमिटिंग थेफ्ट उसने क्या किया कि उसने इंस्टेंट डेथ का फियर दे दिया, अगर मतलब किसी ने भी गोली मार। तो ये क्या है, ये थेफ्ट जो है ये रॉबरी में कर। इसका देखो कि एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होता है। एक्सटॉर्शन के पहले तो सारे इंग्रेडिएंट फुलफिल करने पड़ेंगे हमें। क्या क्या थे एक्सटॉर्शन में? फियर था इंजरी का, है ना। एक तो क्या था, इंजरी का फियर था, किसी व्यक्ति को या किसी और व्यक्ति को आपने दिया और उस फियर को देने के बाद आपने क्या कहते हैं उसे डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया था कि वो कुछ चीज डिलीवर कर दे। वो चीज मतलब एनी प्रॉपर्टी हो सकती थी या फिर क्या बोलते हैं उसको, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकती है। अब देखते हैं एक्सटॉर्शन से रॉबरी कैसे बनी। कह रहा एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, जब वो एक्सटॉर्शन कर रहा है ना, तो इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन पुट इन फियर। इसमें जो प्रेजेंस है, जिस मतलब कि जिस बंदे ने एक्सटॉर्शन कर रहा है, जो बंदा, वो बंदा जिसको मतलब कि फियर में डाल रहा है वहां प्रेजेंट है, उसके सामने प्रेजेंट है, ठीक है। एंड कमिट द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन सो इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, और उसके प्रेजेंस में आके उसके बोला अभी के अभी या तो मार दूंगा, ये डर दे रहा है उसको, या तो अभी मार दूंगा या हर्ट कर दूंगा, रॉन्गफुल स्टेन जो हम थेफ्ट में कर रहे थे, टू दैट पर्सन और टू सम अदर पर्सन। बोल रहा है कि मतलब तुरंत, इंस्टेंट का मतलब होता है अभी के अभी, तुरंत वो उसे मारने का भय दे रहा है या हर्ट का भय दे रहा है, रॉन्गफुल स्टेन है उसको या किसी और को जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। एंड बाय पुटिंग सो in fear, induce that person so put in fear then and there to deliver up the things to। यहां पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है कि then and there, डिलीवरी जो है ना, जो सामान की डिलीवरी है वो then and there है, सामने बिल्कुल तुरंत, एंड टू एंड। टाइम नहीं है उसके पास एक्सटॉर्शन वाले के पास 4 बजे तक सामान भेज देना, अपना बच्चा ले जाना। तो कह रहा है अभी 10 लाख रुपए एंड टू एंड दे दो मुझे, तो बच्चा दे दूंगा, हमेशा अभी मारता हूं। दो चीजें हैं एक्सटॉर्शन से थेफ्ट में और एक्सटॉर्शन से रॉबरी में जाने के लिए। फर्स्ट उसकी प्रेजेंस, द सेकंड देयर एंड देयर डिलीवरी। ये आपने अगर पकड़ लिया तो आप समझ जाओगे एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बन जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको एक बता दूं, ऐसे मेन्स पर्पज से पीटी में उतना नहीं पूछता, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंस की बात हो रही है वो प्रेजेंस ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एक के सामने भी खड़ा है और एक दूसरे को देख के बातें हो रही है। इसका मतलब प्रेजेंस इतनी इंस्टेंट प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए कि जो हम इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल स्टेन की बात कर रहे हैं, तो जिसे आपने फियर में डाला है, जो व्यक्ति है, उसके दिमाग में रहे कि ये अगर अभी कह रहा है तो ये अभी कर सकता है, इसके पास वो क्षमता है एग्जीक्यूट करने की। जो फियर है ना इंस्टेंट डेथ का, तो इंस्टेंट डेथ कर सकता है, इसी को प्रेजेंस में गिना जाएगा। प्रेजेंस का मतलब ये कतई नहीं है कि फिजिकली आदमी सामने खड़ा हो वहीं के वहीं। ये मेज पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज करो कि ए है, ए ने बी को कॉल किया
कि तुम्हारा बेटा पार्क में खेल रहा है और मेरा आदमी बंदूक लेके खड़ा हुआ है। तुमने अभी अगर एक अकाउंट नंबर तुम्हें दे रहा हूं, हैंड टू हैंड अगर इसमें 50 लाख रुपए नहीं डाले तो एक फोन अगर मैंने मिलाया तो अगले 1 मिनट में लड़के गोली मार दी जाएगी। अब यहाँ पर जो पर्सन एक्सटॉर्शन कर रहा है, जो धमकी दे रहा है, फियर में डाल रहा है, वो बंदा प्रेजेंस में नहीं है, न उस आदमी के जैसे उसने फोन मिलाया, न उस बच्चे के जिसका वो फियर दे रहा है मरने का, मगर उसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि जिसे वो दे रहा है फियर, वो उसके दिल में आ जाता है भाई एक आदमी पकड़ा है, गोली मार देगा तुरंत। ये भी तो इंस्टेंट डेथ का फियर है ना। ये भी काफी है इस प्रेजेंस के लिए। मतलब प्रेजेंस को आप थोड़ा ब्रॉड इसका इंटरप्रिटेशन करना, आप नैरो मत करना कि उन्होंने लिख दिया है कि इज इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर। आजकल तो फोन पे भी लोग प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये एक एक्सटॉर्शन से रॉबरी फॉल कर जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि द ऑफेंडर इज सेड टू प्रेजेंट इफ ही इज सफिशिएंट नियर टू पुट द अदर पर्सन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। जो मैं आपको बता रहा था, जो मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूँ प्रेजेंस वाला, कि आदमी मतलब कह रहा है कि मेरा आदमी वहां खड़ा है, ये एक्सप्लेनेशन वही कह रही है, कुछ नहीं कह रही उसके अलावा। द ऑफेंडर सेड टू प्रेजेंट, ये माना जाएगा वो प्रेजेंट है इफ ही इज सफिशिएंटली नियर टू पुट द अदर पर्सन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। वो इतना मतलब कि इतना सफिशिएंट है कि वो उसे भय में डालने के लिए, इंस्टेंट डेथ का भय पैदा करने के लिए काफी है, तो माना जाएगा कि बंदा प्रेजेंट है। रुचि में उतारता हूं। इसके एग्जाम्पल आप देख लो, और इसका आप एग्जाम्पल देख लो। एक तो ये है बी और सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। बी देखो, ए मीट्स जेड ऑन हाई रोड। ऐसे ही हाईवे पे कहीं मिले, उसे पिस्तौल दिखाई, बोला पर्स दे दो। उस आदमी ने तुरंत पर्स निकाल के उसके हाथ में दे दिया। तो उसने क्या किया है कि इंस्टेंट हर्ट का फियर दे के उसको क्या किया, एक्सटॉर्ट किया ना, तो ये रॉबरी हो गई। सी देखो, ए मीट्स जेड एंड जेड्स चाइल्ड ऑन द हाई रोड। ए ने क्या किया, उसका बच्चा छीन लिया और बोला अगर तुमने अभी नहीं किया फेंक दूंगा वैसे यहां से, तुरंत अपना पर्स दे दो। उसने तुरंत पर्स पकड़ा दिया। तो ये क्या है यहाँ पे, इंस्टेंट हर्ट का, और प्रेजेंट भी है और इंस्टेंट हर्ट का वो भी दे रहा है, तो क्या होगा, ये भी रॉबरी हो जाएगी। डी देखो आप इसका, ए obtains property from Z by saying your child is in the hand of my gang and will be put to death unless you send us 10,000 rupees। ये एक्सटॉर्शन है बट इट इज नॉट रॉबरी। क्यों रॉबरी नहीं है, देखो अब इसमें आप देखो, वो कह रहा है कि ए ऑब्टेन प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड बाय सेइंग योर चाइल्ड इज द हैंड ऑफ माय गैंग एंड विल बी पुट टू डेथ। ये इसका जो अगर आप ये देखोगे डी में कह रहा है विल बी पुट टू डेथ। विल बी पुट टू डेथ मतलब मार दिया जाएगा अगर तुम इतने पैसे नहीं दोगे तो, है ना। तो इसमें क्या नहीं आ रहा, इसमें इंस्टेंट डेथ की फियर नहीं है, मार दिया जाएगा। और उसमें क्या होगा कि हम मार देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसे, इसमें इंस्टेंट डेथ का क्योंकि भय नहीं है, उसे फियर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ये एक्सटॉर्शन तो होगा और ये रॉबरी नहीं होगा। ये एग्जांपल से याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है ऐसे के ऐसा ही पूछता कि गैंग के पास है मार दिया जाएगा। मार दिया जाएगा क्या होता है, इंस्टेंट तो इसमें कहीं है ही नहीं डेथ का फियर। बस हमें पता है इंस्टेंट होना चाहिए ना। देखो रॉबरी में जो फियर है, आप देखोगे चाहे वो थेफ्ट से जा रहा हो, एक्सटॉर्शन इंस्टेंट का है। एक्सटॉर्शन जब हम पढ़ते उसमें इंस्टेंट की कोई बात नहीं, उसमें फियर था। ये आप डिफरेंशिएट करिएगा, ठीक है। इसके बाद 391 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये पूछता है कि जो डकैती है, ये डकैती कितने लोगों से बनती है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। 5 पर्सन, 5 और मोर चाहिए ना। एक तो ये क्वेश्चन सबको पता है, कोई भी 5 लोग मिलकर रॉबरी अगर कर रहे हैं तो डकैती बन गया, सिंपल सी बात है। अब इसकी डेफिनेशन में तो जो लिखा है वो लिखा है कि मान लीजिए एड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो सब मिलके भी अगर 5 लोग हो जाते हैं तो भी डकैती है। मान लो कि 3 लोग तो एक्चुअल घर में घुस के डकैती कर रहे थे, एक आदमी चौराहे पे खड़ा था तो पुलिस आएगी तो बता दूंगा, ठीक है। एक घर के बाहर खड़ा हुआ है
कि कोई आएगा तो चलो यहाँ से मैं एग्जिट कोई करता कुछ करता तो मैं गोली मार दूंगा, तो दो तो बाहर खड़े, एक तो चौराहे पे ही खड़ा है पुलिस को चेक करने के लिए। मगर इस पूरे कमीशन में 5 लोग हो गए ना एक साथ, तो जैसे ही 5 हो गए वो क्या होगा, डकैती हो गई। तो ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछता है इसमें 391 में डकैती में कितने लोग चाहिए, 5 चाहिए। ये वो डेफिनेशन देख लेते हैं। When 5 or more person co-jointly commit or attempt to commit a robbery, है ना, रॉबरी करने का प्रयत्न या रॉबरी करते हैं 5 और 5 से ज्यादा, ठीक है। और where the whole number of person co-jointly committing or attempting to commit a robbery and person present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit डकैती। तो वही जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि एक वहां खड़ा है एक वहां खड़ा है, तो इन सबको मिला के भी अगर 5 हो रहे हैं तो आप क्या करो, तो सिंपल सी है कि एवरी रॉबरी इज डकैती अगर रॉबरी 5 लोगों ने मिलकर करी है, 5%, ठीक है ना, सिंपल सा, कुछ नहीं है 391। अब आप देखो 392, हमने 390 पढ़ लिया था, रॉबरी होती क्या है, और रॉबरी की पनिशमेंट में क्या कह रहा है कि 10 साल के लिए जाओगे भैया। रॉबरी अगर आपने करी तो 10 साल के लिए जाओगे। और इसमें एक चीज जो कभी कभी पूछ लेता है कि सनसाइन रॉबरी अगर आपने सनसेट एंड सनराइज, और इसके बीच में करिए आपने तो 40 किया, कह रहा दिन में कर लेना, 4 साल का फर्क है, और 6 बजे के बाद कर दी तो सूरज डूब गया और आपने रॉबरी करी हुई, तो समझ नहीं, इसका क्या मतलब, कोई बहुत ज्यादा वो बनता है। अरे दिन में रॉबरी करी, रात को रॉबरी तो रॉबरी है। तो मगर इनका अपना वो है, लॉ ये कहता है कि भैया दिन में करोगे तो सिर्फ 10 साल भेजेंगे, और वही 7 बजे कर दिया आपने शाम को तो 14 साल भेजेंगे। 392 393 इज अटेम्प्ट टू रॉबरी। तो अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हो तो 7 ईयर के लिए जाओगे। 393, ठीक है। 394 बोल रहा है कि आपने रॉबरी करते हुए हर्ट कर दिया। 394 क्या कह रहा है, रॉबरी करते हुए हर्ट कर दिया, और इतनी से अगर आपने गलती कर दी तो आपको एलआई हो सकती है, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए आप जा सकते हो, या 10 साल के लिए जा सकते हो। तो कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि अगर आपने मान लीजिए हर्ट कर दी, किस सेक्शन में, रॉबरी करते हो हर्ट, तो आप एक सीक्वेंस हमेशा याद रखो। जैसे आप 378 से पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी 400 तक करते हैं कॉलेज वाले पूरे को, फिर एक बार 378 से रिवाइज मारते इसको, ठीक है ना। तो फिर आ गया 395 डकैती की पनिशमेंट। डकैती की पनिशमेंट कितनी है, एलआई और 10 ईयर। 395 में कुछ नहीं है, पनिशमेंट है। 396 कह रहा है डकैती विद मर्डर इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे बोलो डकैती विद मर्डर किस सेक्शन में है, ये पूछ देता है ऐसे ही, तो हमेशा याद रखना 396 में है, जिसमें मतलब डकैती की पनिशमेंट है उसके अगले सेक्शन में डकैती विद मर्डर, सिंपल रूल। और वही कह रहा है अगर आपने 5 या 5 में से किसी भी आदमी ने डकैती विद मर्डर कर दिया, मर्डर हो गया, उसमें डेथ भी हो सकती है। एक और आ गया आपका सेक्शन, डेथ जिसमें हो सकती है, एलआई होगी और 10 साल तक भी जा सकती है। एक बार एडीजे के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया था कि 396 में 3 तरीके की पनिशमेंट क्यों दी है, डेथ भी दी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है, 10 ईयर भी दी है। एडीजे के इंटरव्यू में एक बार पूछा था, पंजाब के एडीजे के इंटरव्यू में। खैर मगर पीटी में थोड़ा ऐसे पूछेगा, पीटी में सिंपल अगर पूछता तो यही पूछता है कि डेथ डकैती विद मर्डर किस में, 396 में। इसके बाद आता है आपका 399, ये कहता है प्रिपरेशन टू डकैती। ये इसलिए 399 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्मली प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल अंडर आईपीसी, ठीक है ना, आईपीसी में पनिशेबल है नहीं है, मगर डकैती की प्रिपरेशन भी खुद में एक ऑफेंस है। इसलिए 399 इंपॉर्टेंट है कि आखिर अगर पूछ देता कभी कभी, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए चोरी पूछ देगा आपसे, रॉबरी पूछ देगा, है ना,
मर्डर लिख देगा, बड़े बड़े लिखेगा, और लिख देगा डकैती। पूछा किसकी प्रिपरेशन पनिशेबल है, तो डकैती की पनिशेबल है। मर्डर की प्रिपरेशन भी पनिशेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका 399 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 400 ये सब वो सेक्शन है, और 401 ये सब वो सेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ लीजिए 401 और 400 ये वो सेक्शन है सिर्फ मार्जिनल हेडिंग पे आते हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ मार्जिनल हेडिंग पे आते हैं। जैसे 400 है, तो देखो अब हम क्योंकि डकैती पढ़ रहे थे, 395 में डकैती तो पढ़ रहे हैं, 395 में पढ़ रहे हैं कि डकैती की पनिशमेंट क्या, 397 डकैती विद मर्डर है, 399 में पढ़ लिया उसकी प्रिपरेशन, और 400 में पढ़ लिया कि अरे भैया आपने अगर डकैतों की गैंग ज्वाइन कर ली, तो गैंग ज्वाइन मत करना, LI 10 ईयर। और जब गैंग की बात आई है तो अगले हमारे चोरों की गैंग ज्वाइन अगर आपने कर ली, है ना, डकैतों को छोड़ के चोरों वगैरह की जगह तो 7 साल के लिए जाओगे अंदर। तो 400 में डकैती को पढ़ रहे थे, और उसके बाद 401 में चोरों की गैंग। अब देखो 401 402 तक ये हमारा ना चोरी 378 से लेके ना यहाँ तक खत्म हो जाता है चोरी डकैती वगैरह का। एक बार अगर सिर्फ इतने से पार्ट में रिवाइज किया जाए ना क्विक रिवीजन में, तो देखो 378 में हमने क्या पढ़ा, 378 में हमने पढ़ा चोरी है क्या, चोरी के एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट है डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए आपकी, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप आउट ऑफ पोजेशन से लेके जा रहे हो और विदाउट पर्सन कंसेंट लेके जा रहे हो, और लास्ट का उसको मूव करा रहे हो। जैसे आप मूव करा रहे हो तो क्या होगा, चोरी बन जाएगी, है ना। ये चीज हमने पढ़ ली। चोरी की फिर हमने कई सारे एग्जांपल पढ़ लिए थे कि पैरामोर वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो वाला हमने पढ़ा था, है ना, ये सब हमने पढ़ लिए थे। और एक वो था कि घड़ी वड़ी ठीक करने को देता है तो वो जबरदस्ती ले जा रहा है, तो उधार बाकी है तो भैया चोरी है, उधार बाकी नहीं है तो चोरी नहीं है। अगर वाइफ उसकी है तो चोरी नहीं है, और अगर उसका पैरामोर है वाइफ का तो चोरी है ना। चलो जी, इसका हमने इसकी पनिशमेंट दिया 379 में। 381 में ड्वेलिंग हाउस में अगर वो करी चोरी तो उसका, 381 में क्लर्क या सर्वेंट ने करी तो 381 में चले जाएंगे। 382 में अगर हमने हट की प्रिपरेशन वगैरह करके अगर हमने चोरी वोरी करी तो 382 में 10 साल के लिए जाओगे। उसका एक्सटॉर्शन 383, एक्सटॉर्शन में हमने पढ़ा था क्या था, फियर दे रहा था, है ना, इंजरी का किसी व्यक्ति को, और उस फियर में उसे डिसऑनेस्टली इंड्यूस करके क्या बोल रहा था कि भैया को डिलीवर कर दो कोई एनी प्रॉपर्टी, जो मैंने समझाया था। तो एक्सटॉर्शन में एनी प्रॉपर्टी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक्सटॉर्शन से, एक्सटॉर्शन के सब्जेक्ट मैटर में कैसी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, एनी प्रॉपर्टी हो सकती है ना। तो इसलिए आप एनी प्रॉपर्टी याद रखना, एनी प्रॉपर्टी आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। ये आ गया 383 का डिलीवर करने के लिए बोल रहा है। 384 में उसकी पनिशमेंट थी, ठीक है। 386 387 हमने पढ़ लिया। 387 में इन ऑर्डर टू था, एक्सटॉर्शन करने के लिए वो डेथ या क्या था वो ग्रेविसाइड का वो दे रहा था फियर, और कर मतलब डेथ और ग्रेविसाइड का फियर दे के कर दिया, एक्सटॉर्शन कर दिया, तो एक सेक्शन पहले था 386 में था, ठीक है। ऐसे ही फिर रॉबरी 390 में था कि अगर वो थेफ्ट करते हुए, करने के लिए चोरी सामान लेके भागने की कोशिश करते हुए डेथ कर देता है, हर्ट कर देता है, या उसको करने का इंस्टेंट फियर देता है, तो चोरी आपकी क्या हो जाएगी, रॉबरी हो जाएगी। और ऐसी एक्सटॉर्शन में क्या था कि एक्सटॉर्शन में अगर वो क्या करता है कि प्रेजेंस उसकी है, और प्रेजेंस को मैंने आपको बताया था कि वो वाली प्रेजेंस नहीं है कि बिल्कुल एकदम आमने सामने हो, अगर उसके पास इतनी सफिशिएंट, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एग्जीक्यूट कर सकता है अपनी धमकी को, तो वो मान लीजिएगा प्रेजेंट है। और देन एंड देयर डिलीवरी, है दो चीजें एक्सटॉर्शन को क्या बनाती है, रॉबरी बनाती है, ठीक है जी। इसके बाद 390 हमने 1 पढ़ा था डकैती, रॉबरी हो गया, डकैती हो गई। डकैती में क्या था कि वही बस रॉबरी, हर रॉबरी डकैती का 5 या 5 से ज्यादा लोग खत्म। 392 फिर हमने उसकी पनिशमेंट पढ़ ली रॉबरी की, और 393 हमने अटेम्प्ट पढ़ लिया उसका रॉबरी का, ठीक है। 394 पूछ लेता है कि अगर आपने रॉबरी करते हो हर्ट कर दी,
तो किसने 395 डकैती की पनिशमेंट आ जाती है, LI लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 साल आ जाती है। 396 में भी पूरा डकैती विद मर्डर कहाँ दिया हुआ है, 396 में। 399 हमने देख लिया था क्योंकि प्रिपरेशन था डकैती का, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमने पढ़ लिया 400 में क्या था कि अगर आपने गैंग ज्वाइन कर ली है, किनकी कर लिया, डकैतों की बात ही कर रहे हैं। और 400 डकैतों गैंग की बात है तो भाई थीव्स चोरों की भी डकैती की बात कर लेते हैं, उनकी गैंग की बात कर लेते हैं, तो उनमें 7 साल के लिए बंद हो जाओ। एक छोटा चैप्टर था, मतलब छोटे से वो था एक, हमने खत्म कर दिया। ठीक है ना। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं यहां से, हमारा डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 403, 404, 405, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 406, ये 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनाता है वो, यहां से एग्जांपल्स वगैरह जरूर पूछता है। 403 एक बार देखते हैं, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं इसको। Whoever dishonestly misappropriate, कोई भी अगर डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर रहा है और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज, क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली अगर मिस एप्रोप्रिएट कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है उस चीज को और ओन यूज, फॉर ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो 403 में आप पकड़ लेना, यहां पे क्या है, मूवेबल है, और हमने चोरी में भी मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ी है, सिर्फ हमने एक्सटॉर्शन में एनी प्रॉपर्टी पढ़ी है। कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट कर लेता है या फिर क्या करता है, उसको अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर लेता है। किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 साल की इसमें सजा दे रहा है 403 में। तो इसके तो 2 इंग्रेडिएंट हमें याद रखने, एक तो क्या कह रहा है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, खुद इसका एक ऑफेंस का नाम है, और उस ऑफेंस के नाम में लिखा है पहली बात डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, और क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है अपने यूज के लिए, तो फिर वो भैया 2 साल के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, इसका एग्जांपल और जो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार ये देख लो आप, इससे थोड़ी सी एक चीज क्लियर हो जाएगी अपनी। एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ रहा हूं, इसका देखना। ए डिसऑनेस्ट misappropriation for a time only is a misappropriation within the meaning of this section. इसका मतलब यह है कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए सपोज करो एक कंपनी है, कंपनी में एक व्यक्ति जॉब करता है और उसका काम ही अकाउंटेंट का है, और उसमें तो लाखों करोड़ों की भैया ट्रांजेक्शन होती रहती है कंपनी में, और उसे महीने की 1 तारीख को हमेशा हिसाब देना होता पूरे महीने का। तो उसने क्या करा, उसने सोचा कि अरे यार अभी मुझे थोड़ा 5 लाख रुपए की जरूरत है, उसने 5 लाख रुपए निकाले और अपने खर्च कर लिया। उसे पता है कि 15 दिन बाद मेरे पाई जाएंगे, तो मैं 15 तारीख को दोबारा 5 लाख डाल दूंगा और 1 तारीख को पूरा हिसाब दूंगा, पैसा पूरा होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये एक्सप्लेनेशन इसी को क्लियर कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि फॉर द टाइम बीइंग ओनली, कुछ समय के लिए जो किया गया है, टेम्परेरी जो किया गया है, वो भी डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन में आएगा। समझे आप? तो ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार चाहे अगर आप इसका देखना चाहो ना तो एग्जांपल देख लो, ए बी सी है तीनों, किसी को भी देख लो आप, एक को पूरा समझ जाओगे। देखो, ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड पोजेशन इन गुड फेथ, बिलीविंग एट द टाइम व्हेन ही टेक्स इट, जब वो लेता है तो ये बिलीव करता है, जब वो लेता है तो उसको ये बिलीव है, गुड फेथ में ले रहा है, दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ, उसे ये लगता है कि प्रॉपर्टी मेरी है ये, ठीक है, जब जेड के पोजीशन से ले रहा है। ए इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ऑब्वियसली बात है थेफ्ट का गिल्टी नहीं है। बट इफ मगर ए आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक डिसऑनेस्टली एप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी टू हिज ओन यूज, अब एक बार पता लगने के बाद फिर वो उस प्रॉपर्टी को फिर भी अपने लिए यूज कर रहा है, ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो उसने क्या किया, उसका डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन किया, दुर्विनियोग किया उसने, बेईमानी से, सॉरी, है ना। और देखो बी क्या है,
ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म विद जेड, दोस्ती यारी है, उसकी लाइब्रेरी में जाता है उसके पीछे एब्सेंस में, और उसकी बुक ले लेता है विदाउट उसकी एक्सप्रेस कंसेंट के। मगर एक अगर ये लगता था कि मेरे को तो इम्प्लाइड कंसेंट दी हुई है भाई जेड ने तो मना ही तो करेगा, पढ़ने के लिए बुक ले ली तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो उसको कोई थेफ्ट नहीं, क्या ऑब्वियस सी बात है। बट अगर उसके बाद वो उस बुक को बेच दे तो फिर क्या होगा, तो ये क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन हो जाएगा। समझा मेरी बात को? तो ये है कि जब तक आपने मान लीजिए वो आप उसमें आपकी इंटेंशन जो थी वो डिसऑनेस्ट नहीं थी तब तक तो ठीक था, और बाद में आपकी डिसऑनेस्ट हो गई, आपने अपने लिए यूज कर ली या बेच दी, तो भी वो क्या होगी, मिसएप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। ठीक है ना। इसका एक देखो, मैं आपको एग्जांपल, इसका आप इलस्ट्रेशन देखो, एक्सप्लेनेशन 2 का ए देखो आप पहले, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल ए देखो, ए फाइंड्स अ रुपी ऑन द हाई रोड पे एक रुपया पड़ा हुआ है, नॉट नोइंग टू हुम द रुपी बिलोंग, उसे पता ही नहीं है रुपया है किसका, उसने रुपया उठा लिया तो उसने कोई भी अपराध नहीं किया। ये एग्जांपल कहीं कहीं पूछ देता है, पता नहीं ना किसका है। अब देखो इसका, देखो एग्जांपल बी देखो आप इसी का, ए फाइंड्स अ लेटर ऑन द रोड कंटेनिंग अ बैंक नोट, एक बैंक नोट है एक, उस पे वहां पे लिखा हुआ है, तो उस लेटर में जो कंटेंट है इससे पता लग रहा है उसको कि ये किसी उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति का बैंक नोट है, उस लेटर को पढ़ने से पता लग रहा है, मगर वो फिर भी क्या कर रहा है, उस नोट को अपने लिए यूज कर ले रहा है। तो अब तो उसको पता लग गया ना कि ये चीज भाई मेरी नहीं है, उसकी है, और वो चाहे तो वहां जाके उसे दे सकता है, मगर उसने क्या किया, अरे छोड़ो ना, अपने लिए यूज कर लिया, कोई नहीं देख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब ये होगा कि चला जाएगा वो उसमें क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में। ठीक है ना। देखो इसका एग्जांपल ई देखो आप, यहां से पूछता है, एग्जांपल पूछ लेता कभी कभी। ई, ए फाइंड्स अ पर्स विद मनी, ए को एक पर्स मिला जिसमें पैसा था, उसे नहीं पता था किसका है, मगर लेटर ऑन बाद में उसको पता लग गया कि जेड का है, मगर उसने क्या किया, जेड को वापस करने की वजह अपने लिए यूज कर लिया। इसका मतलब उसने क्या किया, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएट कर लिया उस चीज को। एफ देखो, एफ भी कभी कभी पूछता है इसमें, और इसमें इमीडिएटली वर्ड जो उससे रिलेटेड है उसी से पूछता है। ए फाइंड्स अ वैल्यूएबल रिंग, एक उसे रिंग मिल गई रोड पे, उसे पता नहीं था किसकी है, ए सेल्स इट इमीडिएटली विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ओनर, तो उसने क्या किया कि अभी मिली, सीधे गया सुनार की दुकान पर, भैया देखना जरा कितने दोगे, 10,000 के लाओ, दो, खत्म करो काम, इमीडिएटली जो उसने बेच दिया। जो इस एग्जांपल एफ में इमीडिएटली वर्ड है, इसकी वजह से क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन हो गया। सपोज करो उसको रिंग मिली होती, उसे पता नहीं किसकी, उसे 10 दिन वेट करता है ना, 2-4 लोगों से पूछता, इधर उधर जहां मिली वहां आसपास पूछता, थोड़ा कोशिश करता, अटेम्प्ट करता, और कोई नहीं मिलता, 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद जाके उसे बेच देता सपोज करो, तो वो क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन नहीं बनती। मगर यहाँ उसकी इंटेंशन जो है वो क्या हो गई, वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गई, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन जहां पर हुई नहीं, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन बना। ये तो था 403, एक 404 है। 404 कह रहा है कि आप जो मिसएप्रोप्रिएशन कर रहे हो वो डिजीज्ड पर्सन के सामान के साथ कर रहे हो, तो मर गया बेचारा। तो ये कभी कभी तो ये पूछकर डायरेक्ट इसकी मार्जिनल हेडिंग उठा के डाल देगा कि डिजीज पर्सन के सामान का अगर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन किया तो उसका क्या है, तो 403 के बाद 404 में आता है। मगर अगर इसका मान लो इंग्रेडिएंट एक बार देख लो क्या कह रहा है, कह रहा है कोई भी डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज प्रॉपर्टी, तो वो तो ठीक है, हमने 403 वाले इंग्रेडिएंट ले लिए। नोइंग दैट सच प्रॉपर्टी वाज इन द पोजेशन ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन, उसे पता था कि ये प्रॉपर्टी किसके पास थी, डिजीज्ड पर्सन जो मर गया उसके पास थी, एट द टाइम ऑफ दैट पर्सन डिजीज, जब वो मरा तब तक उसके पास थी। मान लो कि ऐसे सपोज होता है चैन थी, वो आदमी पहना करता था, फिर वो मर गया, एंड हैज नॉट सिंस बीन इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू सच पोजेशन, और तब से वो प्रॉपर्टी जो उसके पास लीगली एंटाइटल्ड होता है, लीगल हेयर होता है, उसके पास किसी के पास पहुंची नहीं है, किसी के पोजेशन में चीज पहुंची नहीं है, शैल बी पनिश्ड। तो फिर अगर आपने उस सामान को लेके आपने उसको मतलब के यूज कर लिया तो आपको 3 साल की सजा है, 2 साल से 3 साल हो जाएगी। और इसी में अगर आप उसके सर्वेंट थे, है ना, तो फिर वही जाके कहां चली जाएगी,
7। 404 में डिजीज के सामान के साथ अगर आपने किया क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन तो आप 3 साल और सर्वेंट से तो आप है 7 साल। 405 कहता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में एक ही बात आप याद रखना, एंट्रस्टमेंट। कुछ याद मत रखना, ट्रस्ट से पकड़ लो एंट्रस्ट। ये जो एंट्रस्टमेंट है, जहां पर आपको डेफिनेशन में एंट्रस्टमेंट दिखे तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। मगर मैंने आपको एक एग्जांपल पढ़ा था जिसमें वो पे नौकर को देना था, नौकर को जो देते हैं ना वो इंटरेस्टमेंट नहीं होता है। तो आप भी इंटरेस्ट वर्ड यूज किया, मैंने आपको बताया जो थेफ्ट है वो सीबीटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, ठीक है। ठीक है ना। चलिए 405 एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। Whoever being in any manner entrusted with property, देखो किसी भी प्रकार से इंटरेस्टेड अगर करी गई है प्रॉपर्टी और विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी के डोमिनियन पे अगर किसी ने कोई भी मतलब इंटरेस्टमेंट अगर किसी भी तरीके से करी गई है, उसको डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट कर लेता है या फिर कन्वर्ट कर लेता है अपने यूज के लिए और डिसऑनेस्टली यूज कर लेता है और डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रिस्क्राइब्ड द मोड इन विच सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज। मतलब कि ओवरऑल बात आप समझो कि आपने कोई चीज किसी को दी, आपने ट्रस्ट करके दी और वो उस ट्रस्ट को तोड़ रहा है, वो उसका मिसअप्रोप्रिएशन कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, उसको अपने यूज के लिए कन्वर्ट कर रहा है, या फिर आपने जिस तरीके से बताया था कि भैया इसको ऐसे ऐसे यूज करना, ऐसे ऐसे डिस्पोज करना, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, दूसरी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ऐसे में कुछ भी करता है तो वो क्या हुआ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन जो पूछते, एक तो वो जो मैंने आपको थेफ्ट का एक पढ़ाया था वो वाला क्वेश्चन पूछता सीबीटी से, या आपसे पूछते थे सीबीटी किस में, तो 405 में ये आप बता दोगे, ठीक है। और इसका क्या है, एग्जाम्पल देख लो आप इसके, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ए देखते हैं, चलो। A being executed to the will of the deceased person dishonestly disobey the law which direct him to divide the effect according to the will and appropriate them to his own use. A has committed। अब देखो क्या है कि A जो था वो कौन था, एग्जीक्यूटर था। मान लो सपोज करो B ने अपनी विल कर दी थी कि भैया मेरे 3 बच्चे, तीनों को बराबर बराबर का हिस्सा मैं A को बोल जा रहा हूँ, ये करके देगा, वो एग्जीक्यूटर था। A ने क्या करा, वहां पर बराबर से 3 नहीं करा, बराबर हिस्से करे 4, एक अपने लिए भी रख लिया, तो उसने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, ठीक है ना। ये है। इसी में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक इसमें वो था, इसमें वो एग्जांपल अभी मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, ये एग्जांपल आप डी देखो, सी देखो और डी देखो, ये सी और डी से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये भी पूछ देता कभी कभी। एग्जांपल सी अगर आप देखोगे तो सी कह रहा है ए रिसाइडिंग इन कलकत्ता इज एन एजेंट फॉर जेड रिसाइडिंग इन दिल्ली। तो ए ना कलकत्ता में रहता है, जेड का एजेंट है, जेड रहता है, उसका मालिक रहता है दिल्ली। तो एक्स प्लस उनका कॉन्ट्रैक्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है ए और जेड के बीच में कि मैं जो भी पैसे ए को दूंगा, मतलब जेड जो भी पैसे ए को देगा वो उसे ए के अकॉर्डिंग, ए जैसे जैसे सॉरी जेड जैसे जैसे बताते जाएगा, ए वैसे वैसे उसको इन्वेस्ट करता जाएगा, ठीक है ना। तो जेड ने उसे 1 लाख रुपए दिए, तो उसने बोला कि एक फलानी कंपनी बोली कि इस कंपनी में आप इसे इन्वेस्ट कर देना। ए ने क्या किया, उसकी डायरेक्शन को डिसओबे कर दिया और अपनी बिजनेस में लगा लिया पैसे 1 लाख रुपए। जेड की डायरेक्शन थी कि फलानी XYZ कंपनी में दे देना, उसने क्या करा, वहां करके अपने उसमें लगा लिए। तो क्या किया उसने, भाई ट्रस्ट को तोड़ दिया ना, इन्वेस्टमेंट को, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। एक तो ये एग्जाम्पल है, और इससे अगला जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा ट्रिकी और वो बनता है क्वेश्चन वहां से। अगला एग्जाम्पल क्या है, सेम उसमें पिछले सी वाले एग्जांपल में, बट इफ ए इन द लास्ट इलस्ट्रेशन नॉट डिसऑनेस्टली बट इन गुड फेथ, डिसऑनेस्टली उनके पास अच्छे सद्भाव में, बिलीविंग दैट इफ इट विल बी मोर फॉर जेड्स एडवांटेज टू होल्ड शेयर इन द बैंक ऑफ बंगाल, disobey जेड डायरेक्शन बाय शेयर्स इन द बैंक ऑफ बंगाल फॉर जेड
Instead of buying company's paper here, though judge suffer loss and should be entitled to bring a civil action against A on account of that loss, yet A not having acted dishonestly has not committed justice. मतलब ये कह रहा है कि ऊपर वाले एग्जांपल में मान लो उसने 1 लाख रुपए भेजे थे जेड ने दिल्ली से कि भैया फलानी कंपनी में इन्वेस्ट करना, मगर ए ने ये सोचा कि मालिक को थोड़ा लगता है नॉलेज की कमी है और मैं यहाँ मार्केट में बैठा, मुझे पता है कि अगर मैं बैंक ऑफ बंगाल के शेयर खरीद लूँ अभी तो मालिक को ज्यादा फायदा होगा, तो उसने अगर उसकी डायरेक्शन को डिसोबे तो किया, मगर गुड फेथ में किया कि मालिक को ज्यादा फायदा करा दूंगा, तो उसे बैंक ऑफ बंगाल के शेयर खरीद लिए, ठीक है, और मालिक के लिए ही खरीदे। मगर हो सकता है कि भाई उसे बैंक ऑफ बंगाल के शेयर खरीद लिए, कल पता लगा कि उसने तो दिमाग लगाया था मगर काम करा नहीं और लॉस हो गया उस शेयर्स में, तो जेड चाहे तो उसके खिलाफ एक सिविल एक्शन ला सकता है, वो डिफरेंट चीज है। बट उसने क्या करा, उसकी इंटेंशन जो थी वो डिसऑनेस्ट नहीं थी, गुड फेथ में उसने किया था, मालिक के लिए किया था, तो कम से कम वो कम्युनिटी ऑफ ट्रस्ट में तो फॉल नहीं करेगा, वो ऑफिस सीबीटी तो नहीं बनता। ये आप जरूर यहाँ पर याद रखना कि देखो डिसऑनेस्ट को कितना पकड़ रहा है, वो अपने मालिक के लिए इसमें कर रहा था, यू के यू एग्जाम्पल रख देगा, और ये फर्क हमेशा याद रखना, अगर अपने लिए यूज कर लिया, कन्वर्ट कर लिया अपने लिए या मिसअप्रोप्रिएट कर दिया तो सीबीटी बनता है, मगर उसने उसी के फायदे के लिए किया था, चाहे लॉस हो जाए तो सीबीटी नहीं बनता है, ठीक है ना, ये एक चीज हो गई। और 405 की पनिशमेंट किसमें है, 406 में, कितनी है जी, 3 ईयर। 403 की 403 में ही थी 2 साल, 404 की 404 में ही थी 3 साल 7 साल, और 405 की किसमें 406 में 3 साल। इसके बाद ये 407, 8, 9 नहीं पूछता कभी, 410 में भी कभी वैसे पूछता नहीं है, वो फिर भी 410 सिर्फ इतना पता होना चाहिए, स्टोलन प्रॉपर्टी किसमें। और एक चीज और मैं बता दूंगा इसमें, एक छोटी सी एक चीज थोड़ा याद रखना, प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड प्रॉपर्टी विच आर क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएट और कम्युनिटी ऑफ ट्रस्ट। तो इसमें क्या है कि स्टोलन प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है जो बता रहा है 410 में, उसमें इसने थेफ्ट ले लिया, एक्सटॉर्शन ले लिया, रॉबरी ले ली, तीनों चीज ले ली 378 से पकड़ के। उसके बाद इसने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ले लिया, कम्युनिटी ऑफ ट्रस्ट लिया। 5 तरीके की चीजों को इसने माना है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी होती है। एक आता है चीटिंग, एक होती है चीटिंग, 415 में आएगी अभी। ये कभी कभी क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन बनाता है और उसमें ना चीटिंग को डाल देता है और बोलता है कि इसमें क्या स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है, समझ लो। तो चीटिंग में से जो प्रॉपर्टी आती है वो स्टोलन प्रॉपर्टी में काउंट नहीं करी जाती। ये इसमें चीज आपको याद रखना है कि याद रखना, बाकी कुछ, ठीक है। एक बार इसका 411 और 414 ये भी देख लो। स्टोलन प्रॉपर्टी हमने 410 में देख ली, हम अब तक तो 378 से स्टोलन प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे सब में। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर 411 में कह रहा है आपने स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करी है, 411 में कह रहा है आपने स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करी तो 3 साल के लिए गए, और 414 में कहता है कि आपने स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसील करा रहे हो तो भी 3 साल के लिए गए। 411, 414 से 2 वर्ड याद रखने हैं आपको, 410 में स्टोलन प्रॉपर्टी, 411 में रिसीव, 414 में कंसील, खत्म, कुछ नहीं याद करना इसके बाद, ठीक है जी, ये भी खत्म। अब देख लो एक बार आप 415 में क्या है, चीटिंग। 415 में क्या है, चीटिंग है। एक काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 10 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा क्लास थोड़ी लंबी करते हैं इसको, आज कोशिश करेंगे जितना ज्यादा खींच सकें से आगे खींच देते हैं, ठीक है। 10 मिनट के ब्रेक ले लेते हैं, फिर देखते हैं। 415 में चीटिंग, ठीक है। अब देखो आप चीटिंग एक बार देख लो, एक तो हमारा ये होगा किस सेक्शन में, 415 में। इसका इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। कह रहा है
whoever by deceiving any person, मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले क्या था, बाय डिसीव करना बहुत जरूरी है। डिसीव तो क्या कर रहा है, डिसीव कर रहा है ना। प्रवंचना हिंदी में से बोलते हैं प्रवंचना। प्रवंचना बाय डिसीविंग एनी पर्सन, कोई डिसीव करके फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली, ठीक है। अब ना फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली जैसे वर्ड हम पढ़ भी रहे, सपोज करो तो हमारे दिमाग में क्या आता है, फ्रॉडुलेंटली कहाँ था, डिसऑनेस्टली कहाँ था, हमें तुरंत याद आना चाहिए। हमने तो बनाया था ना डफर 24-25-26, डफर में क्या था, डिसऑनेस्टली, एफ से फ्रॉडुलेंटली 24-25 में, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है हमेशा। इंड्यूस द पर्सन सो डिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी। अब देखो डिलीवरी यहां पर भी है और यहां पर प्रॉपर्टी जो है वो एनी प्रॉपर्टी है। मतलब अगर आपको याद आ रहा हो तो एक्सटॉर्शन में भी एनी प्रॉपर्टी थी और चीटिंग में भी एनी प्रॉपर्टी है। थेफ्ट में मूव, थेफ्ट के अलावा क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन में भी मूव, ठीक है। ये हमें क्लियर होना चाहिए ना किसमें क्या है। तो ऐसे याद कर लो मिला मिला के, अच्छा एक्सटॉर्शन में एनी प्रॉपर्टी थी, चीटिंग में एनी प्रॉपर्टी है। यहां भी क्या कह रहा है कि किसी को डिसीव करके धोखा देके फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली उसे इंड्यूस कर रहा है कि भैया आप क्या करो, कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दो। और डिलीवर करनी किसको है, डिलीवर करनी किसको है। तीसरी बात आती है कि टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को बोल सकता है उसे डिलीवर कर दो। और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, या फिर क्या कह रहा है कि या तो आप डिलीवर कर दो या फिर अगर किसी के पास है तो आप सहमति दे दो कि वो रख ले, है ना। कंसेंट टू रिटेन, जरूरी नहीं है डिलीवरी करनी है। ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास है तो आप उसे धोखे से फ्रॉडुलेंटली डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हो कि आप सिर्फ सहमति दे दो कि वो चीज रख ले बस, ठीक है जी। और अगला देखते हैं, इंटेंशनली इंड्यूस द पर्सन सो डिसीव्ड टू डू और टू ओमिट टू डू, और ओमिट टू डू, या तो कुछ करने के लिए या न करने के लिए आप उसको क्या कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो। एनीथिंग विच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ यू आर नॉट सो डिसीव, ऐसा कोई भी काम करने या न करने के लिए आप उसे उकसा रहे हो, करवा रहे हो उससे कि अगर वो डिसीव नहीं होता, अगर वो धोखे में ना होता तो वो नहीं करता, है ना। ये भी एक इंग्रेडिएंट है। एंड विच एक्ट और ओमिशन कॉज और इज लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म टू दैट पर्सन, तो क्या होगा, वो जो काम करेगा या जो काम नहीं करेगा उससे क्या होगा, उसको डैमेज होगा, हानि होगी और हार्म होगा, है ना। या तो होगा या उसकी संभावना होने की। किन किन चीजों में होगा ये सब, इन पर्सन हो सकता है, मतलब इन पर्सन मतलब कि बॉडी में, इन पर्सन मतलब कि बॉडी में हो सकता है, बॉडी में हो सकता है, वही माइंड में हो सकता है ना। फिर क्या रेपुटेशन में हो सकता है ना, और प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। अब देखो एक बार अगर हम प्रॉपर चीटिंग को एक बार बहुत ओवरऑल टर्म में देखें तो आखिर है क्या। तो चीटिंग ओवरऑल टर्म में ये कहती है कोई व्यक्ति किसी को धोखे में रख के, डिसीव करके
बेईमानी से या कपटपूर्ण तरीके से उसे ना इंड्यूस कर रहा है, उसको उकसा रहा है, ठीक है, कि आप एक काम करो भैया, कोई प्रॉपर्टी जो है ना वो दे दो किसी व्यक्ति को, या फिर ये कंसेंट दे दो या सहमति दे दो कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो रखे रहे। तो ये क्या चीटिंग है। या फिर मान लो वो क्या कर रहा है, तो उससे कह रहा है कि भैया ये काम कर दो, या फिर ये वाला काम मत करो। ये काम या वो काम जो नहीं करने वगैरह, वो ऐसा काम है कि अगर वो धोखे में ना होता शायद वो काम ना करता, और क्योंकि धोखे में तो वो काम कर रहा है, और वो काम उसको डैमेज या हार्म कर सकता है, उसकी बॉडी, रेपुटेशन, माइंड, प्रॉपर्टी, तो वो चीटिंग होती है। एक्सटॉर्शन में आप याद करो, एनी प्रॉपर्टी की डिलीवरी वहां पर भी थी, पर वहां पर फियर था, यहाँ फियर वियर नहीं है, तो प्यार से बेवकूफ बना रहे हैं, इतना धोखे में रख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उसे वो क्या कर रहा है, समझ रहे हो। इसके बाद इसका अगर आप देख लो, इसका एक ए एग्जाम्पल, और इस ए एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे, जब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये लगता कुछ और है कुछ और। तो वो कह रहा है ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन द सिविल सर्विस, तो ये बोला कि भैया मैं ऐसे बोलते ना IAS हूँ, झूठा, इंटेंशनली डिसीव जेड, जेड को धोखे में रख लिया, एंड दस इंड्यूस कर रहा है डिसऑनेस्टली जेड को कि वो उसको उधार पे सामान देते, बता दिया मैं IAS हूँ, मेरी बहुत चलती है, 50,000 का सामान दे दूंगा, है ना, और जो उसका मकसद नहीं है पे करना, तो डिसऑनेस्ट बात आएगी ना, तो इन्हें क्या किया, चीट किया। ठीक है जी, समझ में आता है। इसी का अगर आप एक बार 416 देखो, आप अगर एक बार, और क्या कह रहा है 416 अगर आप देखोगे, कह रहा है अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन। एक तो देखो यहाँ से क्वेश्चन 416 में ये बनता है कि चीट बाय पर्सोनेशन किसमें है, तो 416 में, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और कह रहा है कि कहा जाएगा कि उसने पर्सोनेशन के थ्रू चीट किया है, प्रत्यारोपण द्वारा छल किया है। इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन, अगर वो चीट करता है किसी और व्यक्ति बनकर, और बाय नोइंग सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर, और रिप्रेजेंटिंग दैट ही और एनी अदर पर्सन इज अ पर्सन अदर देन ही और सच अदर पर्सन रियली इज, तो जो है उसके अलावा कुछ बन के, अगर मान लो किसी और का रूप धारण करके ऐसे करके अगर चीटिंग करता है तो चीटिंग में पर्सोनेशन, और ये 416 में दिया हुआ है। और जब हम अभी एग्जाम्पल ए पढ़ रहे थे तो उसमें कहता भाई साहब मैं IAS हूं, है ना, तो ये ऐसा इस एग्जाम्पल को पढ़ के बार बार ऐसा फील आ रहा है कि ये वाला एग्जाम्पल एक्चुअल में 416 वाला एग्जाम्पल है, ये तो चीटिंग में पर्सोनेशन है। ये भी तो ऐसे ही है ना, उसने क्या बोला है कि जो नहीं है वो बनकर दिखा रहा है ना, देखो यहाँ पे लिखा है, और रिप्रेजेंटिंग दैट ही और एनी अदर पर्सन इज अ पर्सन अदर देन ही और सच पर्सन रियली इज, जो नहीं जो है उसके अलावा कुछ और बन के, तो ये भी तो वही हुआ चीटिंग में पर्सोनेशन का मतलब। कुछ कुछ जो मेरा दिमाग कहता है, जो मैं अब तक इसमें कंफ्यूजन थोड़ी मुझे रहती है कि 415 के चीटिंग में एग्जाम्पल ए जो दिया वो एक्चुअल में 416 के एग्जाम्पल का लगता है। और कभी अगर ये क्वेश्चन क्या करता है कि एग्जामिनर इसीलिए इसका फायदा उठाता है और वहां पर प्रूफ देगा, और ऑप्शन में चीटिंग भी देगा आपको, और चीटिंग में पर्सोनेशन भी देगा, और जब आप इसे पढ़ोगे कि IAS का वो ऐसे बता रहा है कि मैं IAS हूं, तो लगता है ये तो चीटिंग में पर्सोनेशन है, प्रत्यारोपण कर रहा है, और आप लगाए तो चीटिंग में पर्सोनेशन, वो हो जाता है गलत। रेदर आपको याद रखना है कि ये वाला IAS वाला जो एग्जाम्पल है वो चीटिंग में फॉलो कर रहा है, इसलिए मैं चीटिंग लगा रहा है। ये मैं आपका ध्यान इस पर इसलिए ध्यान दिला रहा था कि ये कभी कभी पूछता है इसी तरीके से, ठीक है ना। अब देखो इसका एग्जाम्पल आप 415 वापस आ जाओ एक बार, इसका एग्जाम्पल आप H देख लो एक बार। H कह रहा है A intentionally deceives Z into a belief that A has performed A's part of a contract made with Z, which he has not performed and thereby dishonor induce Z to pay money। तो A क्या कह रहा है, इंटेंशनली डिसीव कर रहा है कि Z को बोला कि मैंने तो अपना कब का कॉन्ट्रैक्ट कर, मेरे हिस्से का पार्ट था मैंने कब का पूरा कर दिया, तो आपकी बात रहेगी भाई साहब, आप ही दीजिए, तो मेरा काम पूरा हो गया। पैसे मान लो उसने बोला कि वैसे काम करना, मेरी कार वहां खड़ी है तो ठीक कर देना, मैकेनिक गया वापस आया, बोला सर गाड़ी एकदम ठीक हो गई है, लाइए पैसे 3,000 रुपये लगते हैं, उसने 3,000 रुपये ले लिए, ये क्या है, चीटिंग है, ठीक है ना, इसका याद रखना। तो ये हो गया चीटिंग बाय पर्सोनेशन, मैंने आपको बता ही दिया। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लो पर्सोनेशन की, कि द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेट इज रियल और इमेजिनरी कैरेक्टर। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो जो उसको मतलब पर्सोनेट कर रहा है जिसको,
वो रियल कैरेक्टर ही हो। मान लो ऐसा नहीं कि मैं बोलूं कि भाई मैं तो मान लो मैं मोदी हूँ, एक रियल कैरेक्टर है ना। और या फिर हो सकता है बोलो कि मैं IAS शिवम, सपोज करो आप, तो शिवम नाम का कोई IAS है ही नहीं मान लो, मगर आपने एक इमेजिनरी कैरेक्टर बना दिया, है ना, तो वो भी माना जाएगा कि आपने क्या किया, पर्सोनेशन किया, है ना। अब देखो इसमें क्या है, एग्जाम्पल इसका देखो, एक चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सर्टेन रिच बैंकर ऑफ सेम नेम, हाँ तो वो चीटिंग बाय पर्सोनेशन है। और बी देखो, एक चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन हु इज डिजीज, तो मर गया था उसको उसने बता दिया कि मैं तो वो आदमी हूँ, तो ये भी पर्सोनेशन है। और 417 में क्या है, चीटिंग की पनिशमेंट है 417 में 1 साल की आपको सजा हो जाएगी, सॉरी 1 ईयर। और 419 में क्या है, पर्सोनेशन की है, 419 में जाते हो आपको 3 ईयर, ठीक है, 3 ईयर के लिए आप जाते हो। ये तो 415, 416 और 417, 419, 420 कभी नहीं पूछता मेंस में, अगर आप फिर भी आपको मन करता है 420 पढ़ते हो, 420 पीटी में कभी नहीं पूछता, ठीक है। एक बार आप 421 अगर आप देखो, 421 आप एक बार देख लो, पीटी में यहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहते, कह रहा है whoever dishonesty or fraudulently removes, conceal or delivers to any person or transfer or cause to be transferred to any person without adequate consideration any property intending thereby prevent or knowing to be like that he will thereby prevent the distribution of that property according to law among his creditor or the creditor of any other person shall be punished। तो ये क्या कह रहा है, मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ कि मान लीजिए किसी आदमी पे कर्जा है और वो कर्जदारों से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली रिमूव करता है, या किसी के नाम कर देता है, डिस्पोज कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। अब मान लीजिए 10 लोगों का कर्जा था, 2 करोड़ का उस पर प्लॉट था, वो भी 2 करोड़ का, उसने उठा क्या करा कि अपने साले को, अपने बुआ के लड़के को या फलाने दोस्त को, किसी को 1 करोड़ बेच दिया। और बाद में बोले मुझ पर तो कुछ है ही नहीं जी, मेरे पे कहाँ पैसा, ले लो मुझको कुछ हो तो। उस काम के लिए 421 बनाया गया है। तो 421 में क्या होगा कि जो भी आपको पनिशमेंट जो होगी वो तो होगी, उसमें 2 साल और जुड़ जाएंगे 421 में। इंपॉर्टेंट ये नहीं है किसकी पनिशमेंट 421 में कितनी है, इंपॉर्टेंट ये कि 421 अगर आप पढ़ रहे हो और आप समझ पा रहे होगे कि एक सेक्शन है आपका 53 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए। टीपीए भी यही कहता है कि मान लीजिए सेम 421 की तरह कहता है वो, टीपीए का 53 ये कहता है कि मान लीजिए आपने अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करी है ना अपने क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए, तो फिर वो सेल ऑन द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर वॉइडेबल होगी। ये 53 कहता है, आपके सिलेबस में है, आप 53 भी हम पढ़ेंगे, कहता है वॉइडेबल हो जाएगी वो। तो 421 ये समझिए, एक तो 53 में मान लीजिए आपने बेची है तो वो सिविल आपकी वो बन जाती है टीपीए में कि वॉइडेबल होगी, वो चाहे तो उसको वॉइड कर सकता है, और उसकी क्रिमिनल जो वो है ये 421। तो यहाँ पे 421 में मैं तो कह रहा हूँ वहीं पे 53 टीपीए लिख लीजिएगा। और कभी मान लीजिए ऐसे पूछ दे कि 421 में जो दिया है इससे रिलेटेड सेक्शन जो है सिविल में कहां पर आपको पढ़ने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक सेक्शन रख देगा, एक टीपीए का रख देगा, कहीं का रख देगा, आपको पता होना चाहिए 53 इसके जैसा सेक्शन है 421, इसलिए मैंने आपका ध्यान दिया, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं था। इसके बाद आता है आपका 425 मिसचीफ, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका मिसचीफ 425। मिसचीफ में आपसे 425 से ही पूछता है, 425 के इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है थोड़ी बहुत, तो इसे एक बार हम देख लेंगे कि 425 में क्या क्या इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, यहाँ से बनाता है इंपॉर्टेंट सेक्शन 425। पहली बात तो ये क्या है, ये है रिश्ती। अब देखो रिश्ती क्या है, इसके इंग्रेडिएंट पकड़ते चलेंगे हम लोग। कह रहा whoever, कोई भी विद इंटेंट टू कॉज और नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज, उसकी इंटेंशन है, आप उसे लगता है कि जो मैं करूंगा उससे हो जाएगा। रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल लॉस और
डैमेज, wrongful loss और डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन। तो पहली चीज तो हमने पढ़ ली, क्या कर रहा है जी, क्या कर रहा है, wrongful लॉस कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। किसको कर रहा है जी, तो या तो पब्लिक एट लार्ज को कर रहा है या फिर पर्टिकुलर किसी पर्सन को कर रहा है ना। या तो मान लो कि सपोज करो कि पब्लिक एट लार्ज को, मतलब कुएं में गए, जाके कुछ गलत सामान डाल दिया कि कोई पूरा गांव पानी ना पी पाए, और किसी पर्टिकुलर पर्सन, मान लो किसी के पर्सन प्रॉपर्टी वगैरह में ऐसा कुछ कर रहा है ना। तो रॉन्गफुल लॉस करा, डैमेज करा टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन। अब देखो, या फिर क्या कर रहा है, कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट ही कर दे रहा पूरा, बर्बाद। और एनी सच चेंज इन एनी प्रॉपर्टी और इन द सिचुएशन देयर ऑफ, या फिर उसकी प्रॉपर्टी में चेंज लेके आ रहा है, और ऐसा चेंज लेके आ रहा है उस प्रॉपर्टी में कि देयर ऑफ एज डिस्ट्रॉय, डिमिनिश इट्स वैल्यू और यूटिलिटी। तो उस प्रॉपर्टी को इस तरीके से चेंज कर दे रहा है उसको कि उससे उसकी क्या होगी, जो उसकी वैल्यू है, यूटिलिटी है, या तो डिस्ट्रॉय तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, या डिमिनिश हो जाएगी, मतलब कि कम हो जाएगी। अगर ऐसा होता है, और अफेक्ट्स इट इंजूरियसली, और उसको क्या करेगा, इंजूरियसली इफेक्ट अगर कर रहा है तो उसने क्या किया, मिसचीफ किया। तो ओवरऑल मिसचीफ में हमें जो पकड़ना है वो दो तीन चीजें पकड़ लो। एक तो आप पढ़ लो रॉन्गफुल लॉस कर रहा है, ठीक है जी, रॉन्गफुल लॉस और डैमेज पकड़ लिया आपने। फिर क्या कर रहा है, पब्लिक को कर रहा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को कर रहा है, ठीक है जी। और वो क्या कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें चेंज क्यों कर रहा है, उसकी सिचुएशन में चेंज कर रहा है कि उसकी यूटिलिटी या उसकी वैल्यू जो है वो डिमिनिश या डिस्ट्रॉय हो रही है। ये पूछता कई बार लाइन जो है, डिस्ट्रॉय और डिमिनिश। अगर डेफिनेशन से पूछता तो ये वाली लाइन जरूर लिखता है, डिस्ट्रॉय और डिमिनिश इट्स वैल्यू और यूटिलिटी। जहां आपने ये वर्ड ढूंढ लिया कि किसी भी चीज की अगर किसी वस्तु की अगर उसकी मूल्य या उसकी उपयोगिता खत्म हो रही है या कम हो रही है, और ऐसा कोई व्यक्ति रॉन्गफुल लॉस वगैरह करने के लिए ऐसे करता है, तो आप मान लीजिए उसने ठीक है मिसचीफ किया, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक्सप्रेशन टू इसकी देख लो। एक तो क्वेश्चन यहां से बनाएगा, है ना, एक क्वेश्चन एक्सप्रेशन टू से बनाता है। कैसे बनाता है देखो, कह मिसचीफ में बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट और टू दैट पर्सन एंड अदर्स जॉइंटली। ये कहना चाह रहा है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप मिसचीफ कर सकते हो कि जो मिसचीफ कर रहा है, जो एक्ट कर रहा है वो वाला, उसको और जिसका नुकसान हो रहा है, दोनों की प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी है, मतलब कि दोनों उसमें वो है, जॉइंट ओनर है। जैसे सपोज करो कि एक दुकान है, दोनों उसमें पार्टनरशिप में काम करते हैं, ठीक है जी, 25-75 की पार्टनरशिप है। वो दुकान में बैठा हुआ है, उसने कहा कि ये बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा वो कर रहा है, काम करता, मेरा तो 25% जाएगा ही जाएगा, मगर इसको भी मैं 75% इसका छोड़ूंगा, इसे बता के रहूंगा। और उसे तीली लगा दुकान में लग गया। अब वो कल उठ के बोले, अरे सर मैं तो नुकसान तो मैंने अपना भी किया है ना, इसमें आपका ही कहाँ किया है भाई, मेरा भी तो किया है। तो ये चीज, ये एक्सप्लेनेशन क्लियर कर रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप उसके जॉइंट ओनर हो और आप उसमें मिसचीफ कर दे अपनी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करके, ये चीज आ रही है। अब इसके एग्जाम्पल कई बार पूछ लेता है ना। एक तो हमने मिसचीफ का सेंसिटिव इंग्रेडिएंट देख लिया, क्या कर रहा है, रॉन्गफुल लॉस कर रहा है, डैमेज कर रहा है, या फिर चीज की उसमें चेंज कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको, उसी सिचुएशन प्रॉपर्टी की सब चेंज करा, इस तरीके से कर रहा है कि उसकी वैल्यू और उसकी यूटिलिटी जो है वो या तो डिस्ट्रॉय हो रहा है या डिमिनिश हो रहा है। दूसरा का अपना और दूसरे सामान अगर मान लीजिए कि ज्वाइंट ओनर है तब भी कर सकता है। एग्जाम्पल इसका जरूर देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल भी कई बार पूछ देता है। तो पहले तो इसका ए ही देख लो, कई बार तो यही पूछ देता है। एग्जाम्पल ए कह रहा है, ए वॉलेंटरली बर्न्स a valuable security belonging to Z intending to cause wrongful loss to Z। उसकी valuable security जला दी उसने, इसलिए बस इंटेंशन क्या थी कि wrongful loss होगा उसको, नहीं मिसचीफ किया।
है ना। बी देखो, ये भी कई बार पूछता है, ए इंट्रोड्यूस वाटर इनटू आइस हाउस बिलोंगिंग टू जेड एंड दस कॉज द आइस टू मेल्ट। उसके आइस हाउस में पानी डाल दिया, सारी आइस मेल्ट हो गई, तो बम्फू लॉस करना चाह रहा था ना, निश्चित हो गया, है ना। सी देखो, ए वॉलंटरी थ्रो इनटू अ रिवर अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड। उसकी रिंग उठाई और नदी में फेंक दीजिए,